अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोही एट 10। मैं हूं महाजबीन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और हमेशा ही कहती हूं कि मौसम बदल रहा है, मौसम बदल चुका है, तो अपना ख्याल रखें। और रोजाना डेली बेसिस पर जैसे ही घर से निकलते हैं, ऑफिस आते हैं या कहीं भी अपने सोशल सर्कल में बैठते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हर किसी की तबीयत खराब है, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार की शिकायत है। तो ख्याल रखें और एहतियात इलाज से बेहतर है। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो जिंदगी है बिल्कुल खैर खैरियत से और अच्छे तरीके से गुजर रही होगी, क्योंकि आपने अच्छे अच्छे प्लान्स बनाए होंगे, अच्छे अच्छे इरादे किए होंगे कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है और किस तरीके से पूरा दिन गुजारना है। मेरे भी माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि आज मैंने बहुत कुछ करना है, लेकिन दफ्तर की चाय मिल जाए तो काम जो है वो आसान हो जाते हैं। बात करना चाहूंगी पर्सनालिटी के हवाले से कि पर्सनालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इंसान की नेचर, इंसान की सीरत, इंसान का आउटलुक, इंसान की सूरत एंड एवरीथिंग, सब कुछ मिलकर इंसान का पूरा एक आउटलुक बनता है, एक पर्सनालिटी बनती है। और इसको मजीद किस तरीके से इन्हांस किया जा सकता है, इस पे फोकस करना, इस पे गौर करना बहुत जरूरी है। बातें तो चलेंगी, लेकिन जरा गेस्ट की जानिब भी बढ़ते हैं, आपको मिलवाते हैं कि आज हमारे साथ कौन मौजूद हैं, कौन सी दो बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही स्पेशल सी पर्सनालिटीज जिनसे हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीजें जाननी है और आप तक पहुंचानी है, क्योंकि इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ कि मैं खुद भी कुछ सीखूं और आप तक भी कन्वे करूं। बढ़ते हैं गेस्ट की जानिब। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद कैसर कामरान साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, ठीक ठाक हैं। जरा मैं अवाम को ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूं, बिकॉज ये बात पहुंचाना उन तक बहुत जरूरी है ना कि आप कौन हैं, क्या हैं और क्या आज हमें बताने जा रहे हैं। सीनियर इंस्ट्रक्टर एंड लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, मुल्तान कैंपस। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देख के। और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, वैसे खासी मुझे एफिलिएशन अटैचमेंट है इंग्लिश के सब्जेक्ट से और इंग्लिश से भी तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपसे। एंड मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट गेस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मुनीबा अलमानी, साइबर एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आई। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल जल्दी जल्दी में आप आई। बिल्कुल ऐसा ही है, सुबह सुबह आपको पता है कोर्ट्स भी जाना पड़ता है हमें, वहाँ से फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है? हाँ जी, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगना शुरू हो गया है और बातें जब बढ़ेंगी, गुफ्तगू का आगाज होगा प्रॉपर तरीके से, तो हम जो है वो अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे और आप तक भी पहुंचाएंगे। मोहम्मद कैसर कामरान हमारे साथ मौजूद है और मैं इनके बारे में पढ़ रही थी, जान रही थी। तो 19 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत लंबा सफर है, लेकिन लगता है जैसे बड़ा मुख्तसर रहा और थ्रू आउट टीचिंग से ज्यादा लर्निंग रही। क्योंकि मेरा एज ए टीचर कभी भी ये दावा नहीं रहा कि मैं एक उस्ताद हूँ। मैं हमेशा अपने आप को एक तालिब इल्म के तौर पर अपने तलामजा को पेश करता हूँ कि मैं खुद एक लर्नर हूँ। और मेरा ये मानना ये है कि जो लर्नर है वो एक अच्छा उस्ताद बन सकता है। तो लर्निंग का जो फेज है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से भी पता चलता है कि अपनी माँ की गोद से लेकर अपने आखिरी वक्त तक तालीम हासिल करें। 19 years एक्सपीरियंस कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वक्त गुजर गया, तो कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा। और मैं ये समझता हूँ कि टीचिंग के प्रोफेशन में आकर जो सबसे बड़ा जो एक हमें फीडबैक मिलता है या जो रिवॉर्ड मिलता है वो इज्जत की सूरत में है। हाँ, मुआशरे में हमें एक मुकाम मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी जगह पर जाते हैं और अपने ही किसी स्टूडेंट को, अपने किसी एलुमनाई को वहां पर एक अच्छी पोजीशन पर बैठे देखते हैं, तो उनकी तरफ से भी एक इज्जत अफजाई होती है। और इस वक्त भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे देख रहे होंगे और वो अपने दोस्तों को कह रहे होंगे कि आज हमारे सर हैं। तो ये एक मुआशरे में एक मकाम है। दूसरा ये कि जिम्मेदारी है, बिल्कुल एहसास जिम्मेदारी इसलिए कि हमें हमारे कंधों पर एक बहुत गैर मरी नजर नहीं आता, लेकिन एक बहुत बड़ा बोझ होता है। बिल्कुल। अभी जैसे अपने पर्सनैलिटी पे बात की और आज मैं इसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करने आया हूँ कि पर्सनैलिटी जो है वो कोई रेडीमेड चीज नहीं है। इसके ऊपर इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम एक मुहावरा सुनते हैं कि आप अपना पहला इंप्रेशन जब किसी के ऊपर जमा लेते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है उस इंप्रेशन को फिर खत्म करना, चाहे वो मस्बत अंदाज में, चाहे वो मनफी अंदाज में है। तो पर्सनैलिटी जो है वो बेसिकली मुख्तलिफ चीजों का मजमूआ होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि
अब जैसे सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल। अब आपकी एक पोस्ट है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रही है। और आजकल अगर आपने किसी को जानना है, किसी को देखना है और किसी के बारे में कुछ भी मालूम करना है, तो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज हिज और हर फेसबुक प्रोफाइल। ऑब्वियसली, तो मैं वही अर्ज कर रहा था ना कि इवन कि एक फेसबुक प्रोफाइल जिसके अंदर किसी शख्स की अपनी तस्वीर नहीं है, सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा है, एक शेर लिखा है, तो उससे हम उस शख्स की एक पर्सनैलिटी का एक के बारे में एक हम वैसे लैंग्वेज के स्टूडेंट है, डिस्कोर्स एनालिसिस हमारी वैसी जो है वो गिट्टी में है, तो हम तो लफ्जों के पीछे छुपी हुई बहुत सारी आइडियोलॉजीज को भी निकाल लेते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नमल ऑफर कर रहा है पर्सनालिटी ग्रूमिंग कोर्स, इस पर हम इन डेप्थ इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, आज नेकी की बात, और देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर आज हमें क्या बताने जा रहे हैं। रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार एक सहाबी ने पूछा, अय्युल इस्लामी अफजलु, कौन सा इस्लाम अफजल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में जवाब फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, ऐसा अमल जिसमें एक मुसलमान से उसका दूसरा मुसलमान भाई उसके हाथ और उसकी ज़बान से महफूज हो जाए, यानी ज़बान को कंट्रोल कर लें और अपने हाथ को अपने काबू में रखें, दिलो दिमाग को अपने काबू में रखें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये बेहतरीन अमल है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छे अमल के बारे में पूछा गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पानी पिलाने के अमल को बेहतरीन अमल करार दिया, कभी रास्ते में पड़े हुए पत्थर को रास्ते से हटाकर एक तरफ रखने के अमल को बेहतरीन अमल करार दिया, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की तालीम देने के अमल को बेहतरीन अमल करार दिया। एक जगह तो यहाँ तक मिलता है कि अल्लाह ताला का जिक्र करना बेहतरीन अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सहाबी की कैफियत के मुताबिक उसमें जिस शय की, जिस अमल की कमी थी, उसकी रहनुमाई आपने फरमाई और सहाबा कराम को नेकी के कामों की तरफ रग़बत दिलाई। हमारे लिए इसमें सबक यह है कि हमने अपनी ज़बान और अपने हाथ से अपने मुसलमान भाई को लाजमी तौर पे महफूज रखना है और दुनिया के अंदर इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है कि किसी को भी हमसे नुकसान ना पहुंचे। जी बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत, और यकीनन ये तमाम चीजें जो हमें बताई गई हैं, जो हमने अभी सुनी है, ये भी हमारी पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब कि जिस सहाबी को, हर सहाबी को उसकी जरूरत के मुताबिक सजेस्ट किया कि अपने अंदर ये तब्दीली लाओ, अपने अंदर ये तब्दीली लाओ, एंड दिस इज व्हाट पर्सनालिटी ग्रूमिंग यही है। बिल्कुल यही। हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, पहले तो आई वुड लव टू अप्रिशिएट हर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब खवातीन फील्ड में काम करती हैं, इंडिपेंडेंट होके, स्ट्रांग होके, और बाकी खवातीन के लिए वो एक मिसाल बनती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देख के। एडवोकेट मुनीबा अलमानी, साइबर एक्सपर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आम अवाम तक, आम बंदे तक इस बारे में मालूमात होना और पहुंचाना बहुत जरूरी है। हर किसी को मालूम होना चाहिए कि साइबर क्राइम है क्या, बढ़ते केसेस की वजूहात क्या हैं, इसकी सजा क्या है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पहले तो अगर हमने अवाम तक पहुंचाना हो कि एक्चुअली ये है क्या। बिल्कुल, आजकल यही है, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सोशल मीडिया का, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा दौर डिजिटल है, हर चीज डिजिटल उस पे हो रही है, तो इसमें आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मोबाइल पे, ट्विटर हो गया और उसके बाद स्नैपचैट, इस पे जो भी डाटा आप शेयर कर रहे हैं, तो उस पे जो भी हैरेसमेंट हो रही है, ब्लैकमेल हो रही है, मिसयूज हो रहा है, तो वो चीजें जो हैं वो साइबर क्राइम में आती हैं। अगर आपकी कोई पिक है, आपने लगा दी है, वो वहां से कोई निकालता है, उसको मिसयूज करता है, तो वो साइबर क्राइम में ये चीजें आती हैं। आजकल वुमेन हैरेसमेंट के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, बहुत केसेस आ रहे हैं इस हवाले से कि हमारी जो बच्चियां हैं,
ہماری جو نوجوان لڑکے بھی اس میں آتے ہیں. بالکل بالکل، صرف لڑکیاں نہیں لڑکے بھی ہیں. لڑکے بھی دونوں ینگ ایج میں ان کو پتہ نہیں چلتا, لائم لائٹ کی ان کو لگتی ہے, موبائل ان کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ اپنی ہر چیز پرائیویسی نہیں ہے, پرائیویسی نہیں ہے, وہ اپنی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ساری چیزیں, تو ان کا پھر مس یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک بندہ وہ آپ کی پک نکال لیتا ہے, اس میں ایڈیٹنگ آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے, یا کسی کی باتوں میں آپ آ جاتے ہیں, اس میں آپ کو بہت زیادہ ڈریمز دکھائے جاتے ہیں, آپ کو ٹریپ کر لیتا ہے آرام سے, تو پھر مس یوز کرتا ہے, آپ کو بلیک میل کرتا ہے, ہیرس کرتا ہے. تو یہ کیسز بہت زیادہ آج کل ہو رہے ہیں. اس میں ملتان کی میں بات کروں گی, اب 2021 اب چل رہا ہے 2021 میں اب جو کیسز ہیں وومن ہراسمنٹ کی میں اسپیشل بات کر رہی ہوں, ورنہ سائبر میں اور بھی بہت سارے فائنینشیل فراڈ ہو گیا, اور اس کے بعد یہ کافی ساری چیزیں کرائم جو بھی یہ سارے آ رہے ہیں. لیکن وومن ہراسمنٹ کی جو اپلیکیشن آج تک آ چکی ہیں 1426 ملتان سینٹر کی میں بات 1426 وومن ہراسمنٹ کی جو اپلیکیشنز آئی ہیں, اور اس میں جو ریزالو ہوئے ہیں کیس 435 یعنی آن دی اسپاٹ وہ ریزالو ہوئے ہیں. مطلب آپ جب کوئی بھی آپ کو ہراس کرتا ہے تو آپ جاتے ہو وہاں پہ, ان نے ایک ادارہ بنایا ہے ملتان شالیمار کالونی میں. ہاں جی, فرنٹ ڈیسک پہ آپ جاؤ, آپ اپلیکیشن دو گے, اس کے بعد آپ کی یہ نہیں کسی بے گناہ کو کوئی آپ وہ کر دو, کسی پہ آپ الزام لگا دو, ایکیوز بنا دو, ایسا وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے. پراپر ایویڈنس کے ساتھ آپ جاؤ وہاں پہ, آپ اپلیکیشن دو, اور اس کا بھی لمبا پروسیس ہے. اب بھی وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے ویریفیکیشن آفیسر, وہ دیکھتا ہے اپلیکیشن اور ایویڈنس موجود ہیں یا نہیں. ایس ایم ایس کا ہونا ضروری ہے, آڈیو ریکارڈنگز کا, اسکرین شاٹس کا. اب فیس بک پہ آپ کی اگر اس نے تصویر لگائی ہے اور آپ کو میسیجز کر رہا ہے, تو موبائل میں جو ہے آپ کو موبائل ہے اس میں ایویڈنس میسیجز کا ہونا ضروری ہے. اس تصاویر جو ہے ان کا ہونا ضروری ہے, وہ آپ دکھاتے ہو, پھر اس پہ انکوائری ہوتی ہے, دونوں پارٹیز کو بلایا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. کوئی اب ایک بندہ ہے وکٹم ہے لیکن دوسرے کو کوئی ٹریپ بھی کر سکتا ہے, تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوتی. لیکن کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہیں جس میں ایمرجنسی ہوتی ہے, کسی کی موڈسٹی پہ بہت زیادہ نشان آ رہا ہوتا ہے کہ بس تم یہ کر رہی ہو, مجھے پیسے بھیج رہی ہو, میرے ساتھ کوئی ریلیشن شپ رکھ رہی ہو, ملنے آ رہی ہو, ورنہ میں تمہیں یہ کر دوں گا, تمہارے پاس 2 hours ہے 1 hour ہے. تو اس صورت میں بھی ریمیڈی ہے. آپ وہاں پہ جاؤ, بتاؤ یہ چیز ہے, یہ ایویڈنس ہے. ایف آئی آر ہونے سے پہلے ہی اس ایویڈنس پہ بندے کو آپ اٹھا لیتے ہیں. مطلب سائبر کرائم اتنا ایکٹیو ہے آج کل, مطلب بہت ایزیلی اور بہت کانفیڈنٹلی ان پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے. آپ نے بتایا کہ شالیمار کالونی میں ادارہ ہے جہاں پر آپ جا سکتے ہیں, اور آپ کی کوئی بھی کمپلین ہے وہاں پر آپ درج کر سکتے ہیں. اس پر ہم بات کریں گے ان ڈیٹیل بھی کہ بڑھتے کیسز کی کیا وجوہات ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں پرسنالٹی گرومنگ کورس کی جانب, اور سر سے جانتے ہیں کہ اس کا مین آبجیکٹو کیا ہے. اس کورس کا مین آبجیکٹو نمبر 1 پیچھے کووڈ کی وجہ سے پچھلے 2-2.5 سال میں ایک بہت بڑا ویکیوم پیدا ہو گیا. بالکل. اگر میں اسپیشلی ملتان کے بارے سے بات کروں تو بچے جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنل انوائرمنٹ سے بہت دور رہے. بالکل ٹھیک ہے, تو obviously جب ایک ویکیوم آتا ہے تو اس میں تھوڑا کیوٹک سچویشن پیدا ہوتی ہے. بچوں کی جو ایک انسٹیٹیوشنل ٹریننگز ہوتی ہیں وہ رک گئی, پیرنٹس اپنے فائنینشیل یا اکنامک کرائسس میں رہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوا کہ ایک ویکیوم جنریٹ ہوا, اور obviously اس ویکیوم کو پورا کرنے کے لیے اب انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری بن گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کورس ہے نا پرسنالٹی گرومنگ کا, یہ ایک یوں سمجھ لیجیے کہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کورس ہے. میں اس کو میں کلیم کروں گا کہ یہ ایک انکنونشنل کورس ہے. انکنونشنل, جی بالکل انکنونشنل کورس ہے. کچھ لوگ اس کو شاید کنفیوز کریں گے کہ یہ محض کوئی اسپوکن انگلش کا کورس ہوگا, یا محض جس کے اندر کوئی لنگوسٹک ابیلٹیز آپ کے اندر ڈیولپ کی جائیں گی. Obviously these are the part of all this course. These are the basics. But primarily we are working on 4 different dimensions. Okay. The very first dimension is the person's persona. ٹھیک ہے, یہ آؤٹ لک. اس کو ہم وارڈروب سے ہم اس کو جو ہے وہ ریپلیس کر سکتے ہیں اس لفظوں کو. ہم ایک پرسنالٹی گرومنگ کورس میں ہمارے پاس جو لوگ آئیں گے, میلز فیمیلز دونوں, اور میں یہ یہاں پر کیٹاگوریکلی بتاؤں گا کہ یہ کورس پرائمریلی ان میل فیمیلز کے لیے ہیں کہ جو ایک پروفیشنل سٹینڈنگ میں آنا چاہتے ہیں, جو اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے چکر سے نکل چکے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب کہ لائف میں ان کو ان چیزوں کی ٹینشن نہیں ہے کہ ہم نے اپنا کمانا کہاں سے ہے. دا لائف از گوئنگ آن, بٹ اسٹل دے وانٹ کہ ان کی ایک سوشل سٹینڈنگ ہو, اور وہ اپنے آپ کو سوشلی اسٹینڈ آؤٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, ہماری جو بہت ساری خواتین ہیں جو گھروں میں ہیں,
बच्चों को स्कूल भेजने के बाद या अपना उनका एक सोशल सर्कल है, Yes. तो दे डोंट हैव इनफ थिंग्स टू डू, ठीक है, सो व्हाई डोंट दे ज्वाइन दिस कोर्स, दे कैन डेवलप देमसेल्व्स। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ ये नहीं हो कि आपकी पर्सनैलिटी को हम कोई मतलब एक शार्पनर से गुजार देंगे, ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं। यस, आपको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यू हैव रिसोर्सेज, आप अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे, वो आपको मुख्तलिफ किस्म की इनसाइट्स देते हैं। तो मैं बता रहा था कि देयर आर 4 डायमेंशन। 4 द डायमेंशंस, फर्स्ट डायमेंशन इज योर पर्सोना, ठीक है। द सेकंड डायमेंशन इज एटिकेट्स, यस, वेरी ठीक है इंपॉर्टेंट। जी। एटिकेट्स हमारे डायरेक्टर साहब बड़े इस हवाले से बड़े कंसर्न होते हैं माशाल्लाह। उनका एक आर्मी बैकग्राउंड है और बड़ी ही ग्रूम पर्सनैलिटी है, डिसिप्लिन, जी। आइडियोलॉजी ट्रेवल करती है ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आई ऑलवेज एडमायर हिम कि वो जिस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी से खुद एक प्रैग्मेटिकली लोगों को जो है वो गाइड करने की कोशिश करते हैं। द थर्ड थिंग इज सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स, ठीक है ना। Yes. सोशल स्किल्स जैसे भी मैम बता रही थी कि सोशल मीडिया का दौर है, जी। और अब जो है वो लोग घरों में नहीं बैठते, बीट मेल बीट फीमेल, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपना एक सोशल सर्कल बनाए, यस, ठीक है। वो उसको कोई भी नाम दिया जा सकता है, उसको हैंग आउट का नाम भी दिया जा सकता है, उसको पार्टीज का नाम दिया जा सकता है। अब डेफिनेटली when the people with the different backgrounds they flock together, obviously they have something in common, यस, और वो कॉमन क्या है, वो एटिकेट्स, एटिकेट्स, ठीक है ना। इसके अंदर इवन डाइनिंग एटिकेट्स, हमारे कोर्स के अंदर तो बाकायदा तौर पर डाइनिंग एटिकेट्स सिखाए जाएंगे कि इफ यू आर सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, हाउ टू यूज द यूटेंसिल्स, हाउ टू हाँ। यूज अ नैपकिन, यानी डूज एंड डोंट्स बताएंगे। ऑर्डर कैसे देना है आपने, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, वेटर को कैसे आपने, मतलब कि हर चीज जो है वो बेसिकली आप अपनी पर्सनैलिटी को एक्सपोज कर रहे हो। यस, The more you speak, the more you act, the more you expose yourself. So हमारा ये फोकस ये है कि obviously एक कोर्स ऑफ लाइफ एक बंदे ने गुजारा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रखना रह जाता है, हाँ जी, और उस रखना को पूरा करने के लिए, कवर अप करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो बड़ी जरूरी है। ट्रेनिंग के ऊपर आप जानती हैं मिसबाह जमीन के वर्ल्ड वाइड बहुत काम हो रहा है, और मैं जाती तौर पर इस चीज का कायल हूं कि the more I get trained, the more I perform better. यस, The less I get trained, the less I perform better. हमारे वकील साहब बैठे हैं, एक ट्रायल से गुजरते हैं ट्रेनिंग के, ठीक है, तब जाके इनको एक लाइसेंस मिलता है, जिसके बाद ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट इज दिस? ट्रेनिंग है, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही लिक्रेटिव किस्म का और बड़ा ही एक्सक्लूसिव किस्म का कोर्स है, और ये मुल्तान में अपनी इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। अभी तक हमारा ये दावा है कि इस कोर्स का अभी कोई मुल्तान में इससे पहले ना कभी कोई कोर्स करवाया गया है, और हम जो एक लैंडमार्क सेट करने जा रहे हैं, जो एक बेंचमार्क सेट करने जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी इट्स ओन काइंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा लगा कि ये कोर्स जो है वो आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। Yes. आपने 4 डायमेंशंस का जिक्र किया, द वन इज पर्सोना, द सेकंड इज द एटिकेट्स, और आपने 2-4 चीजें और ऐड की हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने ऑब्जेक्टिव बड़ा इन डेप्थ बता दिया कि इसका मकसद क्या है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? देखिए, इसके लिए बेसिक स्कूलिंग रिक्वायर्ड है। Okay. अगर कोई मेल या फीमेल हु इज इन अ वेल ऑफ कंडीशन, ठीक है, फाइनेंशियल कोई कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है किसी Okay. शख्स को, और विद द स्ट्रोक ऑफ मिसफॉर्च्यून द पर्सन कुड नॉट गो इनटू स्कूल, प्रॉपर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो इस कोर्स से आप अपना वो एक जो आपकी डेफिशिएंसी है, हाँ. उसको कवर अप कर सकते हैं। Yes. ठीक है। सीइंग इज बिलीविंग, हमारे यहाँ Yes, एक कॉन्सेप्ट yes, yes. होता है कि सीइंग इज बिलीविंग, कि जो दिखता है वही दिखता है। वही बिकता है। अच्छा, अब सीइंग इज बिलीविंग में ये है कि इस तरह की जो ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, वो आपकी जो एक एकेडमिक डेफिशिएंसी होते हैं, या इफ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ योर एकेडमिक एक्सीलेंस, तो इस कोर्स के जरिए से आप उन चीजों को कवर अप कर सकते हैं। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम बात करेंगे कि कौन कौन इससे फायदा हासिल कर सकता है, और इस कोर्स के जरिए किन स्किल्स को पॉलिश किया जाएगा, किन स्किल्स पे फोकस किया जाएगा, बात करेंगे। लेकिन जरा मुनीबा अलमानी साहिबा की जानिब हम बढ़ते हैं, और मैं बात कर रही थी बढ़ते ऐसे केसेस के हवाले से। केसेस बढ़ रहे हैं, इनकी वजूहात क्या है? सर ने जो बात की, कोविड जो गैप आया वो सारा, उसमें ही सारे मतलब ये जो केसेस इस साल बढ़े हैं, इसकी रेशो मतलब 2 years में जी। काफी ज्यादा हो गया। यही स्कूल्स में मतलब वो थी
ویکیشنز آ گئی, انسٹیٹیوٹس وغیرہ سارے بند ہو گئے اور انٹریکشن کم ہو گیا, بچوں کے پاس کوئی کام کرنے کے لیے نہیں تھا, وہ جسٹ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, موبائل یوز کر رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور سارا کچھ. تو یہ سارا کام ڈیجیٹل میڈیا بڑھ گیا, اس کا استعمال بڑھ گیا, یوز بڑھ گیا, تو اس حوالے سے یہ کرائم زیادہ بڑھا ہے. بچوں کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, پھر وہ اس کا مطلب اس کا وکٹم بہت زیادہ ہوئے ہیں. تو مطلب میں فیس بک کا یہ ایک کہوں گی, اس میں آپ کو کوئی بھی میسج کرتا ہے تو آپ پرائیویسی رکھیں, کسی کو رپلائی نہ کریں, کسی اگر کوئی ان نون ہے اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ نہ کریں, اور اپنا جو ڈاٹا ہے, یہ موبائل ہے, یہ آپ کی چیز ہے. آپ نے یہ نہیں, آپ فیملی ممبرز میں بھی آپ کا کوئی کزن ہے وہ کہتا ہے مجھے دے دو, اس پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ فیملی کزنز ہو گئے, ریلیشن شپ میں میرے پاس جو کیسز آ رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے کزنز ان کو ٹریپ کر رہے ہوتے ہیں, فیمیلز بھی کر رہی ہیں, ایسے ہی ہیں, ان کے کزنز کر رہے ہیں, فیملی ممبرز کر رہے ہیں, کوئی کالج اس کا کلاس فیلو کر رہا ہے, جاننے والے لوگ ہی ہوتے ہیں. کچھ کیسز ہوتے ہیں جس میں ان نون لوگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو ہیراس کر رہے ہوتے ہیں, بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ کیسز کس ایج گروپ سے آپ کے پاس آتے ہیں؟ اب میں یہ ایک ایج میں یہ میں نہیں کہہ رہی کہ ایج کا اس حوالے سے, کیونکہ میرے پاس یہ بھی کیسز آئے ہیں جس میں میچور وومنس تھیں, وہ بھی اس کا شکار ہو گئیں. اب پراپر میں کہتی ہوں کہ فیملی کو ایک باؤنڈ کی طرح رہنا چاہیے, پراپر ٹائم دینا چاہیے, چیک ان بیلنس رکھنا چاہیے. اگر ایک آپ کی بیٹی ہے تو آپ دیکھو وہ کیا کس سے بات کر رہی ہے, آپ کا بیٹا ہے وہ کہاں جا رہا ہے. اور ٹین ایجر میں کہتی ہوں 18 ایئرس تک آپ اپنے بچوں کو باہر نکلنے ہی نہ دیں, باہر نکلنے نہ دیں. ورک پلیس, اسٹریٹ میں بھی ہیراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی آپ کی پک بنا لیتا ہے, کوئی آپ کو مطلب گریب کر کے کہیں لے جاتا ہے, کوئی بھی کیسی بھی ویڈیوز بنا لیتا ہے, بعد میں اسی کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے. ایک ایسا کیس آیا ملتان میں, ہم ابھی آپ سے اس کیس کے بارے میں جانتے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ بڑھتے کیسز کی کیا وجوہات ہیں, لیکن اس پر بات کرنے کے چھوٹے سے بریک کے بعد آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ 10. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ساری چیزوں کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں اور وہ تمام باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کے تمام تر سوالات ہم پہنچا رہے ہیں یہاں اور جوابات پہنچا رہے ہیں آپ کے پاس, کیونکہ یہ ہمارا بہت امپورٹنٹ رول ہے. میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو چیزیں میٹر کرتی ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے اور ان کے جو بھی ایشوز ہیں ان کے سولوشنز کی جانب بھی فوکس کیا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد کیسر کامران صاحب, جن کے بارے میں آپ سے ذکر ہوا. 19 ایئرس کا ایکسپیرینس ان دا فیلڈ آف لرننگ اینڈ ٹریننگ, سینئر انسٹرکٹر اینڈ لیکچرر, ڈپارٹمنٹ آف انگلش, نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز, ملتان کیمپس. بریف سا انٹروڈکشن. سر سے بات ہو رہی تھی پرسنالٹی گرومنگ کورس کے حوالے سے, بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ. اور ہمارے ساتھ دوسری گیسٹ موجود ہیں, ایڈوکیٹ منیبہ المانی, سائبر ایکسپرٹ. آپ کے جو بھی کنسرنز ہیں وہ ہم یہاں تک پہنچا رہے ہیں کیونکہ یہ ہر کسی کا کنسرن ہے. انہوں نے بتایا کہ جیسے کووڈ کا بیچ میں ایک ڈیوریشن آیا, ایک پیریڈ آیا جہاں پر سارا شفٹ ہی آن لائن ہو گیا, ایدر اٹس بزنس یا انٹریکشن, ایوری تھنگ, ایون ریلیشن شپس بھی. زیادہ ٹائم ہمارا سوشل میڈیا کی جانب, موبائل فونز میں ہم نے اپنا زیادہ ٹائم انویسٹ کر دیا, اپنے آپ کو ہی ڈیڈیکیٹ کر دیا فون کی جانب. تو پھر اس قسم کے کیسز تو دیکھنے میں آئیں گے جب ہم اپنی پوری پرائیویٹ زندگی, اپنی پرسنل لائف کا ڈسپلے لگا دیں گے عوام کے سامنے, یعنی پبلکلی. خیر, ہم پرسنالٹی گرومنگ کورس کی جانب واپس آتے ہیں اور سر سے بات ہو رہی تھی کہ کن سکلز پر فوکس کیا جائے گا اس کورس کے ذریعے, اور اس کورس کے ذریعے کون کون فائدہ اٹھا سکتا ہے, کس کس کو فائدہ حاصل ہوگا. سر کیا کہنا چاہیں گے؟ اسکلز میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم 4 میجر ایریاز میں فوکس کر رہے ہیں. جی 4 ڈائمینشنز ہیں اس میں. اچھا, اسکلز جو ہے نا وہ اس کی ایک لمبی رینج ہے, ٹھیک ہے. اس میں لنگوسٹک اسکلز بھی ہیں, آپ کی سوشلائزیشن بھی ہے, آپ کے ایٹیکیٹس بھی ہیں, مینرز بھی ہیں, ہاؤ ٹو ڈریس اپ یور سیلف فار ڈفرنٹ اوکیزنس, یہ بھی ہے. سو دیر از اے کمپلیٹ سیٹ آف ڈفرنٹ اسکلز. آپ کو جو دوسرا کوشچن ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, ہو کین بینیفٹ فرام اٹ, ٹھیک ہے. ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مس امبر ساجد کا یہ ایک ڈریم سمجھ لیجیے یا ایک فوکس تھا اس چیز کے اوپر کہ ہماری وہ خواتین کے جو ایک ویل آف بیک گراؤنڈ سے ہیں, ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ وہ لوگ کہ دوز ہو آر آؤٹ آف دس اسٹریس آف بریڈ اینڈ بٹر, تو اسپیشلی جو ہماری فیمیلز ہیں, جو جن کے اندر میں کہوں گا کہ پوٹینشیل انٹرپرینیورز ہیں ہمارے پاس, جو خود اپنے آپ کو سیلف ریلائنس کرنا چاہتی ہیں, اپنے آپ کو سوشلی منوانا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ کورس بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے وہ حضرات, وہ مرد حضرات
کہ جو کسی بھی طور اپنی ایک سوشل سٹینڈنگ رکھتے ہیں معاشرتی طور پر. اب دیکھیں نا بزنس مین ہیں ہمارے, بہت سارے لوگ ہیں, ایک ذہن کے اندر ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ جب کوئی بلینئر ہوتا ہے یا کوئی ملینئر ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ بڑی ڈائنامک ہوگی, بڑی اٹریکٹو پرسنالٹی ہوگی. انفارچونیٹلی کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یو آر سکسیسفل ان بزنس, یو آر سکسیسفل اکنامکلی, بٹ یو آر ناٹ دیٹ مچ اپیلنگ سوشلی. So this course is very helpful for you. You can come, you can join us, you can develop certain dynamics in your own personality. ہمارا جو slogan ہے نا وہ ہے let your personality spark and speak. اب sparking جو ہوتی ہے وہ obviously جب دو negatives آپس میں ملتے ہیں opposites تو پھر جو ہے وہ sparking ہوتی ہے. So once you are sparkling then and you are speaking, obviously you will justify that you belong to an elite class. ٹھیک ہے. So primarily this course is specific for those people who are well off, and they have time, and they want to stand out socially, and they want to learn, and they want to excel more. Obviously, sky is the limit. When sky is the limit, then you cannot stop yourself. Obviously, بالکل. ٹھیک ہے. So internationally بڑے جو trainers ہیں, Anthony Robbins ہو گیا یا even 7-8 training دیکھتے ہیں تو میرا پریویس جو ایکسپیرینس رہا کہ ہم بڑے جب اداروں میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان اداروں کے جو سی ای اوز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹرین کریں. ہم ٹرین ہونا چاہتے ہیں, یعنی کہ ایک آپ اپنے آپ کو ایک بلون کے اندر رکھ لیں, ایک شیل کے اندر رکھ لیں, اینڈ یو کنسیڈر یور سیلف عقل کل. اٹ ڈز ناٹ ہیپن ایکچولی. دا مور آئی سیڈ دا مور وی لرن دا مور وی ایکسل. سو دس از اے لرننگ پلیٹ فارم. اور میں اسی توسط سے یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا نمل کا اوور آل انوائرمنٹ دس از مطلب ہمارے بچے بڑے بلیسڈ ہیں اس حوالے سے کہ ان کو آٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں انوائرمنٹ کے اندر مل جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے. ہمارے جیسے میں نے بتایا تھا کہ آئیڈیالوجی ٹریولس فرام ٹاپ ٹو باٹم. ہمارے کیمپس کے ڈائریکٹر, ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ہمارے فار ایگزامپل انگلش کے ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ اگر دیکھیں تو پرسنالٹی وائز دے پیپل ریئلی ایڈمائر. ٹھیک ہے. دے آر ایڈمائرڈ, دے اٹریکٹ اسٹوڈنٹس اینڈ دے ریئلی وانٹ ٹو کاپی دیم in terms of their personality, in terms of the knowledge they are gaining, in terms of the the professional skills they are exercise, all these things. ہمارا اٹھنا بیٹھنا پہننا اوڑھنا یہ تمام چیزیں, ہمارے ایٹیکیٹس مینرز, ہم کس طریقے سے بہیو کر رہے ہیں, ہم کس اوکیزن پر کیا پہن رہے ہیں, یہ تمام چیزیں ہماری پرسنالٹی کا حصہ, اور اس کے بارے میں سینس ہونا اور اس کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ, ویری ریکوائرڈ کورس. بہت ضرورت ہے اس کی, اور ان خواتین کے لیے جن کا ایک سوشل سرکل ہے, آپ نے بولا بریڈ اینڈ بٹر کی, جن کو فکر نہیں ہے اور انڈیپینڈنٹ ہیں, اسٹرانگ ہیں, آگے جانا چاہتی ہیں, مزید اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہتی ہیں, تو یہ کورس آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہے. چلتے ہیں منیبہ المانی صاحبہ کی جانب. سائبر کرائمز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بڑھتے کیسز کی وجوہات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو اب کیسے بچا جائے, کیا کیا جائے؟ اس میں فیملی کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اب میں وومن ہراسمنٹ کی, چائلڈ پورنوگرافی, یہ سائبر کرائم میں بھی یہ اس میں آ جاتا ہے. اس میں ہمارا جو کلچر ہے اس میں ساری وومن کو ایک سرکلز بنا دیے جاتے ہیں, اس میں اس کو ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے. پہلے کلچر کی طرف سے, سوسائٹی کی طرف سے, پھر پیرنٹس, پھر جب اس کی شادی ہوتی ہے اس کا ہسبینڈ, پھر جب وہ ماں بن جاتی ہے اس کے بعد ہسبینڈ کے بعد اس کے ان لاز, ماں بن جاتی ہے مدر, اس کے بچے, وہ ایک دائرے میں رہتی ہے, اس سے باہر نہیں. وہ مطلب اگر کوئی اس کو ہیراس کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں بتائے گی کہ میرے پیرنٹس کو پتہ چل جائے گا, وہ کیا سوچیں گے, ڈر کی وجہ سے, ایک خوف, وہ بلیک میل ہوتی رہتی ہے. اگر ایک شادی شدہ میرڈ وومن ہے تو وہ کہتی میرے ہسبینڈ کیا کہیں گے. اگر ایک مطلب ایک ماں ہے تو اس لیے وہ بلیک میل ہوتی رہتی ہے, ہیراس ہوتی رہتی ہے, میرے بچوں پہ کیا اثر پڑے گا. تو سوسائٹی نے نا اس کے مطلب ہاتھ پاؤں کاٹ کے رکھ دیے ہیں, وہ ڈرا کے اتنا رکھا ہوا ہے کہ وہ موو نہیں کر سکتی. اگر اس کے ساتھ کچھ ہوتا رہتا ہے تو وہ برداشت کرتی رہتی ہے, بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو میں اسی لیے اب پورے ملتان 36 ملین مطلب ساؤتھ پنجاب کی جو ہے پاپولیشن ہے اس میں 11 ڈسٹرکٹ ہیں, اور ایک ہی سائبر کرائم کا جو آفس ہے جسٹ ایک ہے. یہ دیکھیں 36 ملین لوگوں کے لیے, اور 11 ڈسٹرکٹ بھی آتے ہیں اس میں, اور ایک ہی سائبر کرائم, ہاں بالکل ایک ہی آفس ہے, اور اس میں اسٹاف کتنی ہیں, 19 ممبرز ہیں اس میں, اور اتنے لوگوں کے لیے اتنا کم. میں یہ کہتی ہوں کہ اور بھی اس کے سیٹ اپ بنائے جائیں, یہ سائبر کرائم کے آفیسز اور بھی ڈسٹرکٹ, ہر ڈسٹرکٹ لیول
لیول پہ ہو اور کانفیڈینشیل ایزی ایکسیس ہونی چاہیے. لیکن یہاں بھی آپ جاتے ہو تو آپ اگر اپنی فیملی کو انوالو نہیں کرنا چاہتے تو یہاں بھی پرائیویسی رکھی جاتی ہے. میرے پاس اور بھی بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں, خاص طور پر آج کل جو ہاسٹلز میں جو لڑکیاں رہتی ہیں, گھر سے دور ہیں, بیکورڈ ایریا سے آئی ہوئی ہیں, لائم لائٹ میں آ جاتی ہیں, موبائل ہر چیز ان کے سامنے ہے, اور وہ لڑکی کو دیکھتی ہیں یہ ہے تو کاپی کرتی ہیں سارا کچھ. وہ زیادہ شکار ہو رہی ہیں, وہ گھر کو پیچھے بتا نہیں سکتے, کمپلیکس کا شکار, بیکورڈ ایریا سے آئیں, کمپلیکس کا شکار ہو گئیں, اور اس کے بعد پرائیویسی بھی رکھنا چاہتی ہیں, لائم لائٹ میں رہنے کا دل کیا تو وہ پیچھے بتا نہیں سکتی. وہ زیادہ وکٹم اس میں آج کل یہ آ رہی ہیں. تو میں نے ایک لڑکی دیکھی, بڑی مطلب اچھی فیملی سے تھی, MBBS کر رہی تھی, لاسٹ ایئر اس کا چل رہا تھا, اور وہ بھی اس کا شکار ہو گئی. جب وہ بندے کو ہم اٹھا کے سائبر کرائم والے, مطلب میں وہاں پہ موجود تھی, اٹھا کے لے کے آئے, وہ لڑکا تھا اس کو ہراس کر رہا تھا, تو بعد میں کہتی نہیں میں نہیں کر سکتی, نو اس کو چھوڑ دیں, میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا, میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا. مطلب یہ اس طرح ہماری سوسائٹی نے اور سارا کچھ مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنا دیا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے, ہمارے لڑکیوں کے, خاص طور میں بھی ایک عورت ہوں, ہاتھ پاؤں ہر چیز کاٹ کے رکھ دیا ہے, ہمیں مجبور ہونا پڑتا ہے. یہ ہے, اس کو چینج کرنا چاہیے. اگر ہم کسی سے شیئر کریں تو دے ول آلویز بی لائک کہ آپ اس کو اگنور کریں, کوئی بات نہیں, معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا, تھوڑا سا انتظار کریں. تو جب تک ہم یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں کریں گے چیزیں بہتری کی جانب نہیں آئیں گی. بریک کو جانے سے پہلے آپ ایک واقعے کا ذکر کر رہی تھی, کیا وہ یہی؟ بالکل نہیں, وہ ایک بچے کا تھا. اس میں یہ ہے, ایک بچہ تھا, مطلب چائلڈ پورنوگرافی میں آتا ہے, سیکشن 22 اس پہ لگتا ہے. تو اس کو نا ایک آدمی اس کے ساتھ اس کی ویڈیوز بنائی, مجبور اسے کر کے اس کی پکس وغیرہ بنائی, اس کو بلیک میل کر رہا تھا, تمہاری فیملی کو بتا دوں گا, تمہارے فادر کو بتا دوں گا, اور اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی. دیکھیں, ایک اس وجہ سے ایک ڈیتھ ہو گئی, ایک معصوم بچے کی جان چلی گئی. بعد میں وہ مطلب ایویڈنس, جب اس کی ڈیتھ ہوئی, اس کو موبائل چیک کیا گیا, وہ ہراس ہو رہا تھا. اس بندے کو اریسٹ کیا گیا, کانسٹنٹلی ہراس ہو رہا تھا, کانسٹنٹلی, مطلب اتنا وہ وکٹم ہو چکا تھا, اس کا مائنڈ سیٹ ہو گیا تھا, اس نے اپنی جان ہی لے لی. یعنی یہ چیز بچیوں تک نہیں ہے, صرف بچے بھی شامل ہیں, بچے بھی وکٹم ہیں اس کا. آپ بات کر رہی تھی کہ ایسا ہونا چاہیے کہ 18 سال تک, 18 ایئرز اولڈ, اس سے پہلے بچوں کو باہر بھیجا ہی نہ جائے, جانے ہی نہ دیا جائے. لیکن آج کل کا دور ایسا ہے کہ آپ کو ینگ ایج میں ہی کانفیڈنس آپ کے پاس ہونا, آپ کا کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے, بچوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. تو اس کے لیے کیا آلٹرنیٹ نکالا جائے؟ چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے پیرنٹس کا, مانیٹرنگ بہت ضروری ہے, دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا چل رہا ہے, کہاں جا رہے ہیں. مطلب آپ رکھیں, وہ چیز رکھیں, نظر رکھیں, اور ان کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول بھی کریٹ کریں. تو اس کا کیا کیا جائے؟ بچے گھر سے باہر نہ نکلیں. نہیں, گھر سے باہر نکلیں, لیکن آپ ساتھ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, آپ ساتھ جائیں, آپ دیکھیں کس کے ساتھ جا رہے ہیں, اس کا فرینڈ کون ہے. ہاں, وہ اگر انسٹیٹیوٹ کسی جا رہا ہے, اس میں اس کا مطلب کیا ہے, اس ہر انوائرمنٹ کیا ہے, ہر چیز پر چیک اینڈ بیلنس. اب ہم باہر بھیج دیتے ہیں اپنے بچوں کو, بھائی دہی لا دو, ہمیں یہ چیز لا دو, وہ چیز لا دو, مطلب محلے گلی میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور اسٹریٹ کرائمز یہ بچے اسی لیے ہو رہے ہوتے ہیں. شاپ کیپر کہتا ہے بیٹا یہ لو چاکلیٹ لے لو آپ, تو آپ یہ کر لو, یہ کر لو. تو یہ اس طرح میں یہ کہتی ہوں, بچوں کو گھر میں انوائرمنٹ ایسا مہیا کیا جائے, فرینڈلی ہو. اگر کوئی حادثہ ان کے ساتھ آ جاتا ہے تو پوچھا جائے, بیٹا آپ نے کیا کیا سارا دن, آپ کے فرینڈز کون ہیں, اس نے آپ سے کیا بات کی, کوئی کسی نے آپ کو ٹچ کیا, کس طریقے سے ٹچ کیا, ان کو بتایا جائے. یہ چھونا جو اس طرح سے چھونا, ہاں, گڈ اینڈ بیڈ ٹچ سے آپ کو یہ کس نے چھوا اس طرح, اور یہ بیڈ ہے, اگر کسی نے کیا ہے, آپ چھوا ہے تو آپ مجھے بتائیں. ان کو آپ گندی چیز کا نالج بھی لوگ شرماتے نہیں, ان کو دینا چاہیے تاکہ آپ اس چیز سے بچ سکو. ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اور اگر ہم آن لائن کی ہی بات کر رہے ہیں, ہر بچے کے پاس آج کل فون ہے, آئی پیڈ ہے, ٹیب ہے. فیل پراؤڈ کہ دیکھیں جی ہمارے پاس آئی پیڈ ہے, دیکھیں جی ہم کانسٹنٹلی یوٹیوب یوز کر رہے ہیں, یا ہم فیس بک یوز کر رہے ہیں. ہر بچے کا فیس بک اکاؤنٹ ہے. تو کیسے پیرنٹس کیا کریں کہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اتنی ینگ میں پہلے تو سوشل میڈیا کا استعمال, آئی وونٹ ایگری ٹو اٹ, ٹھیک ہے, کانفیڈنس ہونا چاہیے, ایکسپوجر بہت لازمی ہے, لیکن ساتھ ساتھ چیک اینڈ بیلنس بھی بہت ضروری ہے. کانفیڈینس تب آتا ہے جب آپ خود سے پریکٹیکل کرتے ہو, اسکول میں جاتے ہو, آپ ڈیبیٹ کرتے ہو, آپ اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ لیتے ہو, مطلب کرتے ہو, اور انٹریکشن لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے. یہ نہیں موبائل میں کس سے انٹریکشن ہو رہا ہے, نو, اس سے کانفیڈینس نہیں آ رہا ہے. موبائل میں تو آپ بس دیکھتے رہو گے, گیم کھیلتے رہو گے, تو پھر جب ریئیکشن ہی نہیں ہے, مطلب کوئی پریکٹس ہی نہیں ہے, تو کانفیڈینس تھوڑا بہت ہوتا ہے. مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی کانفیڈینس آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے. آپ کے جو ادارے ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں,
स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो आपको दे रहे होते हैं और आपके पेरेंट्स दे रहे होते हैं आपको कॉन्फिडेंस, आपसे बात कर रहे होते हैं, आप मतलब एक एक चीज आपसे पूछ रहे होते हैं और इस तरह आपको ना अपना जो इनर है वो आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो, उनको बता रहे हो। तो इसी तरह आप कोई गलती करते हैं उसे टोकते नहीं, बताते नहीं, आप बेटा आपने ये कहा है, आपने ऐसे किया, आपको ऐसे करना चाहिए। उसको स्पीकिंग भी उसकी मतलब डेवलप हो रही होती है, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा होता है इस तरह। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारी बहुत सारी खवातीन हैं, चाहे उनमें ब्लॉगर्स शामिल हैं, इन्फ्लुएंसर्स शामिल हैं, बेशक वो फैशन इन्फ्लुएंसर्स हों, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हों या लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स हों, केसेस ये देखने में आ रहे हैं कि उनकी पब्लिक प्रोफाइल है, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, एंड इट्स नॉट बैड। मतलब वो अपना उनका रोजगार, उनका काम सारा उसी एक अकाउंट से लिंक्ड है। वो जो काम वहां पर डिस्प्ले कर रही हैं, वो वहीं से अपना टैलेंट अपने आप को मनवा रही हैं, एंड इन रिटर्न जो भी रिकग्निशन है, जो भी कॉन्फिडेंस है या जो कुछ भी वो गेन करना चाह रही हैं या चाह रहे हैं, उनको वो मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने काम भी करना है, उनका एक वो सर्कल भी है, चाहे वो उस पे अकाउंट पर बिजनेस अपना चला रही हो या कुछ भी कर रही हो, तो उनके साथ फिर ऐसे केसेस होना, तो वो क्या करें फिर? मतलब आप ये देखो व्हाट हैपेंस टू यू, ये मैटर नहीं करता, आप किस तरह रिएक्ट करते हो उस पे, दिस मैटर्स। ठीक है, वो चीज मैटर करती है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है, तो आपको कोई ब्लैकमेल हैरेस कर रहा है, तो आप ये नहीं देखो, ठीक है वो हो जाता है, बैड थिंग्स आती हैं, गुड थिंग्स भी आती हैं, तो रिएक्ट कैसे कर रहे हो, आप किस तरह इसको टैकल करते हो। आप जाओ, आप रिपोर्ट करो, आप एप्लीकेशन दो, ऑनलाइन भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, आप साइबर क्राइम के ऑफिस जो एप्लीकेशन दो, ऑन द स्पॉट अगर आपके साथ इमरजेंसी है तो उसी वक्त आप हल करते हैं। अकाउंट आपका जो आपको हेरास कर रहा है, उसको लिंक आईपी से उनका लिंक पता चल जाता है, कौन सी डिवाइस पे यूज हो रहा है, और बंदा जाके वहां से मतलब उसको ट्रेस कर रहे थे। तो इस तरह इनका मतलब ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो साइबर क्राइम वाले, एफआईए मतलब वाले, ये लोगों को मतलब एक जो टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल दौर है, ये बहुत बड़ी नेमत है लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसा है, ऐसा ये बहुत अच्छा, मैं ये तो समझती हूं। छोटी छोटी चीजों से फिर बहुत बड़ी बड़ी खराबियां पैदा होती हैं। हम ये समझते हैं कि एक तस्वीर जो कि गैर अखलाकी है, हमें किसी ने भेजी है, बिकॉज मैं अगर इंस्टाग्राम पे डीएम्स की बात करूं, मैसेजेस की बात करूं, इनबॉक्स की बात करूं, थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस लड़कियों के डीएम्स में, और उनमें जो आधा पोर्शन होगा वो गैर अखलाकी तस्वीर उनको भेजी जाती हैं, और उनको नहीं मालूम होता कि क्या है, दे वुड जस्ट ओपन और आगे आपके सामने होता है कि क्या केस आपके सामने आ जाता है। तो जरूरी ये है, जरूरत इस बात की है कि हम फौरन स्नब करें, फौरन रिएक्ट करें, और जो प्रॉपर एक प्रोसीजर है उसके तहत चलें, ताकि हम मजीद इन चीजों को फेस ना कर सकें और मजीद इन चीजों से ना गुजरना पड़े। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं मोहम्मद कैसर कामरान साहब की जानिब, और पर्सनालिटी ग्रूमिंग कोर्स के हवाले से जो मजीद बातें रह गई उनको कंटिन्यू करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। जी एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। रोही एट 10 में साइबर क्राइम्स के हवाले से बात हो रही है, कैसे बचाया जा सकता है खुद को, और अपनी जिंदगी को कितना प्राइवेट रखना चाहिए और कितना अपने आप को बचाना चाहिए, इस पर बात हो रही है। और साथ ही साथ पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हवाले से भी बात हो रही है। तो सर आप क्या समझते हैं, रिलेट किया जा सकता है इन दोनों चीजों को? मैं तो जब अपना पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हाँ था, जी। तो जब इन्होंने बात की कि बच्चों को ट्रेन किया जाए, तो मैंने ये देखा कि ये तो घर से ही ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। बिल्कुल। मेरी वाइफ जो है वो एक वर्किंग वुमन है, शी इज एन इंस्टीट्यूट रनर, माशाल्लाह, ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट करती हैं मुझे प्रोफेशनली भी। और मैंने ये देखा है कि मतलब घर में बच्चों की ट्रेनिंग के हवाले से शी इज वेरी कंसर्न अबाउट इट। नहीं, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, अच्छा यही वो स्किल्स हैं कि जो हम चाहते हैं कि लोगों के अंदर एक सिविक सेंस डेवलप हो। यस, ठीक है। अच्छा कभी कभी ना कुछ चीजों को बार बार नॉक किया जाता है। हर बंदा बिजली का बिल इस्तेमाल करता है, बिजली इस्तेमाल करता है, लेकिन वापदा हर महीने बिल भेजता है। हाँ जी। ठीक है, बार बार रिबटल्स दिए जाते हैं, रिमाइंडर्स दिए जाते हैं। कुरान पाक में नमाज के लिए 700 मरतबा कहा गया, एक बार नहीं कहा गया, 2 बार नहीं कहा गया, ताकि किसी भी चीज को जितना ज्यादा रिपीट किया जाता है वो उतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। इट मीन्स दैट इज इम्पोर्टेंट। जी, पर्सनैलिटी के ऊपर इसलिए हम ज्यादा फोकस दे रहे हैं कि अब हमारे पास ले दे के सोशल मीडिया के दौर में बचा क्या है, क्योंकि अब कमर्शियलिज्म का दौर है, मार्क्सिज्म के अंदर हम बैठे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर है, और इसके अंदर जो है वो एंड जस्टिफाइज द मीन। पहले ये होता था कि मीन जस्टिफाई द एंड, कि आप डिवाइन जस्टिस को साथ लेकर चलते थे। अब ये होता है कि लोग देखते हैं कि अ पर्सन हु इज एट द प्रेजेंट एट व्हाट इज दिस स्टेट। ठीक है, तो इसमें फिर ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि खवातीन की या मेल्स की उन स्किल्स को ज्यादा फोकस करें कि जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो। देखिए ना, आप अगर अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं
So you know better yourself. Why are you Yes. grooming yourself? Obviously you are grooming for others. Yes, you're grooming yourself for others. Yes. जी, क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग आपको पहचाने, आपको जाने आपको और माने। आपकी एक बात का वजन हो। हाँ जी। और आपकी बात का वजन क्यों होगा? क्योंकि अगर आपके अंदर वो एटिकेट्स, वो मैनर, वो स्किल्स, वो सिविक सेंस मौजूद हैं, पीपल वुड लिसन टू यू ऑब्वियसली। Yes. ठीक है। अच्छा, अब इसमें किन लोगों को फायदा होगा ये मैं पहले बता चुका हूँ, और इसमें जो क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है वो भी मैं ऐड कर चुका और हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कन्वेंशनल कोर्सेज से ये कैसे डिफरेंट है, बिकॉज बाकी कोर्स में बेसिक्स तो बताए जाते हैं ही, मतलब बेसिक्स हमें मालूम है कि ऐसे करना है, एटिकेट्स ऐसे होने चाहिए, बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टोटल फोकस ही पर्सनालिटी पर है, एंड दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट। मैं आपको बताता हूँ कैसे डिफरेंट है। देखिए, एक होती है इंस्टीट्यूशनल लर्निंग, एक होती है लर्निंग फ्रॉम द पर्सन्स हु बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर एरिना। ठीक है। इस कोर्स के अंदर हमारे बहुत सारे वो रिसोर्स पर्सन हैं जो सोसाइटी में सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुल्तान के जो फेमस फैशन डिजाइनर्स हैं वो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं इस कोर्स के लिए। दे वुड कम एंड दे वुड ट्रेन। ठीक है। अच्छा, हमारे मुल्तान के जो अच्छे हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो लोग हैं वो आकर इन लोगों को ट्रेन करेंगे। दिस इज ग्रेट, ये तो आपने बड़ी देर से बताया ये जी पॉइंट। जी जी। क्योंकि जो फ्रूट है वो एंड में आता है। ठीक ये है। बड़ी खूबसूरत बात बताई आपने। उसके बाद फिर ये है कि हमारे फॉर एग्जांपल हमारे फैशन डिजाइनर हैं, यस, मुल्तान के जो फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी हेड से हमारी बातचीत चल रही है। सो शी इज अग्री कि वो आए और वो आकर लोगों को उनकी जो है ना वो। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं कि आपकी ड्रेस, हम ये चाहते हैं कि आप जिस घर में रह रहे हैं ना कि आपका ड्राइंग रूम भी आपको रिफ्लेक्ट कर रहा हो। यस, आपके घर के अंदर एक मैट बिछा हुआ है वो भी ये आपके एस्थेटिक्स को बताए, क्योंकि Yes. हम ब्यूटी और एस्थेटिक्स में थोड़ा सा फर्क रखना चाह जाते हैं, क्योंकि मुआशरती तौर पर हमने ब्यूटी का कॉन्सेप्ट एक अलग रखा है, एस्थेटिक्स वो चीज, और एस्थेटिक्स वो है कि जो आपके ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन पैदा होता है। ब्यूटी होती है कि आपने आंख से देखा, हाँ जी। यू अप्रिशिएट इट एंड इट वैनिशेस। यस, एस्थेटिक्स रिमेन इन योर डिस्पोजिशन एंड योर कैरेक्टर। तो एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कोर्स के हवाले से इसका जो एक इन्फ्लुएंस होगा ना मैम, वो इन्फ्लुएंस जो है वो जैसे एक पर्सनैलिटी से एक एरोमा जनरेट होता है ना, ये वो है, वो अपने सराउंडिंग को एनकैप्चर करेगा ये। यस, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने सारी चीजों को ऐसे इकट्ठा करके हमें समझा दिया, इन डेप्थ इन डिटेल आपने सब कुछ बता दिया, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके और किसको ये फायदा दे सकता है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है और इससे फायदा हासिल दिसंबर कर से ये सकता स्टार्ट हो रहा है। 27 टाइम इज वेरी शॉर्ट। Yes. ठीक है। सो जो लोग अभी वेट कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड विजिट नमल मुल्तान कैंपस एज सुन एज पॉसिबल, और हमारी नमल की वेबसाइट और नमल के पेज के ऊपर भी इसकी प्रमोशन चल रही है। ठीक है जी, 27 दिसंबर, हाँ जी, 27 दिसंबर इज द डेट, और आप पहले जो है वो जल्दी इस कोर्स में रजिस्टर हो जाएं और लिमिटेड सीट्स। विद द लिमिटेड सीट्स। ये फिर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो एंड पर बता दी, एक तो 27 दिसंबर और लिमिटेड सीट्स हैं, तो प्लीज इससे फायदा हासिल करें बिकॉज ये बहुत जरूरी है। सिविक सेंस के हवाले से बात हुई और बीच में मैं बात करना चाह ही रही थी सिविक सेंस के बारे में आपसे, क्या कहना चाहेंगी, सिविक सेंस कितनी इंपॉर्टेंट है? आजकल तो मतलब हमारी सोसाइटी चल रही है इसी सेंस के मुताबिक ही चल रही है। मैं ये समझती हूँ कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग हमें हर चीज पे एक्ट वैसे ही करना चाहिए। ये नहीं कि मैं वुमेन हूँ, मैन है, कोई और है, वैसे नहीं। एक जो इंसान है ना वो सबसे बड़ा है, वो अमेजिंग चीज है बहुत। उसके मतलब उसका तो कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं। ये दुनिया भी इंसानियत के नाम पे बनी है। तो अगर कोई विक्टिम या कोई लड़की या लड़का कोई ऐसा कुछ हो जाता है उसके साथ, तो यू आर अमेजिंग, आप एक इंसान हो। आप विक्टर और विक्टिम में क्या डिफरेंस है? कोई भी नहीं है, दोनों सेम पेज पे खड़े हैं, दोनों सेम पेज पे खड़े हैं। अगर कोई गलती हो गई है तो आप ब्रेव बनो, स्ट्रांग बनो, उस पे रिएक्शन दो, आप जाओ, आप एक्सेप्ट करो कि मुझसे ये गलती हो गई, या कोई नहीं, गलतियां हो जाती हैं, तो आप एक्सेप्ट करो, आप जाओ, आप बताओ, अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लो। अगर फैमिली को कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो नहीं इस पे करती, तो फॉरम तो है ना, मौजूद है, आप वहां पे जाएं, स्ट्रांग बने, शिकार ना हो, विक्टिम। आप जो विक्टर बना हुआ है ना, जो हीरो बन जाता है, मैं हीरो बना हूं, मैं इसको हैरास करूंगा, ब्लैकमेल करूंगा, मैं इसके साथ ये कर दूंगा, मैं उसको तारे दिखा दूंगा, दिन में तारे दिखा दूंगा। तो आप उससे बताएं कि मैं क्या चीज हूं,
मैं भी बहुत बड़ी मैं भी चीज हूँ, मैं बहुत तुम्हें बड़ी चीज बताती हूँ अभी। मैं अभी तुम्हें बताती हूँ तुम हाँ, क्या चीज हो। तुम रुको जरा, तुम बड़ी बातें करो, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, तुम हाँ। मुझे जानते नहीं हो, वो वैसे रिएक्ट करें, आप खुद को अमेजिंग समझें कि आप बहुत बड़ी चीज हैं। आप ये नहीं है कोई गिरा पड़ा कोई भी आपको ब्लैकमेल कर रहा है, हरास करे, गलती हो जाती है, इंसान है, खता का पुतला है। नो, आप विक्टर बने, मैं नहीं कहती आप। कोई भी अगर आपके पास आता है, किसी के साथ भी, वैसे तो अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हादसा पेश आए, लेकिन अगर कोई आपके पास आता है, आपकी कोई दोस्त या आपका कोई मेल फ्रेंड, तो पहले आप उनको बोले बेटा जरा उसको मैसेज करो, तो रुक जरा, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। आपको बहादुर होने की, ब्रेव होने की और अपने आप को मनवाने की जरूरत होती है। तो दिस इज व्हाट सिविक सेंस इज। आपने बहादुर बनना है और बहादुरी के साथ जो है वो चीजों से लड़ना है। अगर आप शिकार हो जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं मैं अपनी आवाज नहीं उठा सकती या मैं अपनी आवाज नहीं उठा सकता, तो यानी आप उसका पार्ट बन रहे हैं। ये चीजें फिर कभी भी खत्म नहीं होंगी और हमने एक ब्रेक लगानी है, हमने इन चीजों को खत्म करना है। अब क्या कहना चाहेंगे सर इसी बारे में, पर्सनालिटी के साथ इसको रिलेट करके आखिर पे आप क्या पैगाएंगे लोगों तक? देखिए, मैंने अभी अर्ज की थी कि पर्सनैलिटी हम इसलिए ग्रूम करते हैं कि हम दूसरे लोगों को के अंदर अपने आप को कर सकें। ठीक है, सबसे पहली चीज जो पर्सनैलिटी में आती है वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। द एसेंस कम्स विद इन, और विद इन जो चीज आती है दैट इज योर कॉन्फिडेंस, कि आप अपने आप को ऑब्वियसली ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, आप किसी को सबमिसिव ना समझें, किसी को कमतर ना समझें, लेकिन अपने आप को बिल्कुल भी डाउन टू अर्थ ना करें। ठीक है, एवरी पर्सन इज अ स्पेशल। ठीक है, सो उस स्पेशलिटी को जानते हुए, if you are not infringing the rights of anyone else, don't let others to infringe your rights. Yes, this is very ये important. एक बेसिक हमारा जो एक एक्विलिब्रियम बनता है ना सोसाइटी का, वो ये कि आप अपना हक न छोड़ें और किसी को अपने हक के ऊपर डाका मारने ना दीजिए। बहुत ज़रूरी बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। और मुनीबा अलमानी साहिबा, आखिर पर क्या पैगाम देना चाहेंगी लोगों को साइबर क्राइम्स के हवाले से और अपनी ज़िंदगियों को प्राइवेट रखने के हवाले से? अब ये देखें, पूरे मुल्तान में ये जो है कोई भी फीमेल लॉयर नहीं है साइबर क्राइम के हवाले से। मैं फर्स्ट ही फीमेल लॉयर हूँ पूरे मुल्तान इसमें। वेरी तो नाइस। जो साइबर क्राइम के केसेस में ये देख रही जो हूँ, इम्पोर्टेंट बातें हैं ना वो मुझे एंड पर बताई जा रही है। नहीं, आप ये देखें कि कोई भी मतलब इसमें ये चीजें आती हैं तो लड़कियां हेजिटेट करती हैं, वो कहती हैं हमारे पास ये केस आ गया, उसमें तस्वीर होंगी, वीडियोज होंगी, हम कैसे करें? नहीं, हाँ वो तो नहीं, तो मैं तो ये नहीं देखती, मैं ये देखती हूँ वो जो लड़की बैठी है मेरे पास आई है, उसने मुझ पे ट्रस्ट किया है, मैं उससे कहती हूँ स्ट्रांग बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं उनके साथ चलती हूँ, मैं उनको लेके जाती हूँ और उनका जो मसला होता है, मसाइल, वो प्राइवेसी में वो रख के, और मैंने बताया आपको जो लड़कियां घर से दूर हैं तो उनके साथ वो सारे उनके मामलात हल करवाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आप स्ट्रांग बने, आप विक्टिम ना बने, आप रिएक्शन शो किया करें, और एक आप मुकम्मल इंसान हैं खुद को ये नहीं कि आप बहुत बड़ी चीज है, एक्शन का रिएक्शन जरूर दिखाएं। इससे ही सारी चीजें स्टैंडर्ड में रहती हैं। जब तक रिएक्शन शो नहीं कराओगे ना, बताओगे नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ, आप हमेशा ब्लैकमेल होते रहोगे, तब बिगाड़ पैदा होता रहेगा, तब तक बिगाड़ पैदा होता रहेगा। एक और आपकी बात से मेरे जहन में एक बात आ गई है कि जो रिलेशनशिप्स पैदा हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स बना लेते हैं हम, इंटरेक्शन एक मैसेज से चीज शुरू होती है, हाय हेलो से शुरू होती है, और वो कहानी कहाँ तक पहुंच जाती है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म यू हैव। आप जो यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं, आइदर इट्स मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और बी इट एनीथिंग, आपका रिलेशनशिप की शुरुआत होती है एंड देन आफ्टर सम टाइम चीजें जो है वो एक मेस क्रिएट हो जाता है, सारा क्योस क्रिएट हो जाता है। तब एक बंदी क्या करे, वो ट्रैप हो चुकी है। अब उसकी तरफ से पॉजिटिव है सब कुछ, पॉजिटिव रहा सब कुछ। ऐसी खवातीन के लिए जो फिर ये समझती हैं कि हमारे ऊपर भी बात आएगी बिकॉज हम भी इक्वली इन्वॉल्व थे उस रिलेशनशिप में, बट हुआ ये कि उस लड़के की जानिब से चीजें जो है वो खराब होना शुरू हो गई, नेगेटिविटी की जानिब चला गया वो रिलेशनशिप। तो ऐसे में खातून क्या करे? बस छोटा सा पैगाम बस ये है। अब मेरे पास ये भी केसेस आए हैं, 7 years 8 years रिलेशनशिप में साथ रह रहे हैं, सारा कुछ ठीक चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, 7 years बहुत बड़ा रिलेशन मतलब अरसा होता है, आप साथ में, तो वो लड़का जो है ना उसको ब्लैकमेल करता है, तस्वीरें मिसयूज करता है। तो आप बताएं, आप इस पे मैं वही रिएक्शन की बात करूंगी, आप जाएं, गलती आपकी नहीं है, आप सेम पेज पे खड़े हो। अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है ना, थ्रेट कर रहा है, तो वो गलत काम कर रहा है, वो गलत काम उसकी सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो आप रिपोर्ट करो, डरना नहीं है, आपने लड़ना है। थैंक यू सो मच, आप दोनों आए और बहुत इंफॉर्मेटिव रहा ये सेशन, ये सेगमेंट बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि हमने बहुत ही हेल्दी चीजों को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लेंगे छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। और इस वक्त शो में जो सेगमेंट चल रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब। देखना ये है कि क्या चल रहा है और मजीद क्या काम करने हैं। मुल्तान के हवाले से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बहुत मसरूफ रूटीन से टाइम निकाला है और आपको इनवाइट करने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। पहले तो आप ये बताएं कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं? जी मैं कंफर्टेबल। चाय आपके सामने है, पानी जी, आपके मैं सामने है, आपने बिल्कुल कंफर्टेबल रहना है। जी, जरूर। क्योंकि बिल्कुल आपका अपना प्रोग्राम है, आपका अपना घर है, रोही हमारा घर है। सर पहले तो ये बताइएगा कि अपनी जरा पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। मैं तो हमेशा आपको देखती हूँ, आप रात गए बस स्टैंड्स का दौरा कर रहे हैं, सुबह सुबह आप निकले हुए हैं, आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं, मुल्तान के तरक्याती कामों की तरफ इतना ज्यादा फोकस है, ये तो बहुत एविडेंट है। लेकिन अगर हम एक नजर डालें आपकी पर्सनल लाइफ पे, आप घर में कैसे हैं? घर में इतने ही मसरूफ रहते हैं आप, क्या घर के लिए भी टाइम निकालते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। सरकारी मसरूफियत की वजह से ऑनेस्टली घर के लिए टाइम मुश्किल निकलता है और ये एक कांस्टेंट जो है ना इशू डिस्कशन में रहता है। बच्चों को, फैमिली को ये उनका एक कंसर्न रहता है कि हमारे लिए टाइम नहीं निकलता। लेकिन बस सरकारी मसरूफियत ऐसी हैं कुछ कर गुजरने के लिए कि आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँ पे हो कुछ ऐसा कर लिया जाए, सरकार ने जो जिम्मेदारी है वो बेहतर तरीके से अदा कर ली जाए, तो उस चक्कर में निगलेक्ट हो जाता है घर। नो डाउट सिचुएशन चैलेंजिंग है, आप तमाम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से इकट्ठा लेकर चल रहे हैं, लेकिन फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली आपके लिए मुश्किल होता होगा उनको टाइम देना। बच्चों की शिकायत भी रहती होंगी कि बाबा जो है वो हमें टाइम नहीं दे रहे, तो फिर आप उनको कैसे मनाते हैं, कैसे डील करते हैं? बस उनकी जो फरमाइशें हैं वो पूरी कर दी जाती हैं, टाइमली पूरी कर दी जाती टाइमली है। पूरी कर दी जाती हैं। उनको होटलिंग करवा दी जाती है, उनको गिफ्ट दे दिए जाते हैं, उनकी डिजायर की चीजें उनको दे दी जाती हैं, तो वो कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है, मान जाते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो कवर अप हो जाता है, मान जाते हैं। भी दे दिया जाता है, घर पे इतना ज्यादा नहीं दिया जाता बिकॉज ऑफ ऑल दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन घर वालों को टाइम देना बहुत जरूरी है और ये फरीजा जो है वो हम अदा कर देते हैं। सर आपकी एजुकेशन के हवाले से बात करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यंगस्टर्स को ये पैगाम देना बहुत जरूरी है कि आप पहुंच सकते हैं, आप जहां जाना चाहते हैं, जो भी आपके ख्वाब हैं वो आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो उन यंगस्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा एजुकेशन से रिलेटेड? आप अगर अपनी जाती जिंदगी के हवाले से उनको बताएं। एजुकेशन जी बुरेवाला की है, मेरा ताल्लुक तहसील बुरेवाला से है, डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से। ओके। और ग्रेजुएशन मेरी बुरेवाला से थी। और आपके चैनल की तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि मास्टर जो है मेरा मुल्तान से है। ओके। इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स मैंने मुल्तान से किया था, तो 97 में मैंने ये किया और उसके बाद फिर ये कंपटीशन वाला मामला हो गया, तो फिर बस 2000 में सरकार की नौकरी की है और आज तक चल रही है। और आज तक चल रही है। तो सिविल सर्विसेज में आने का शौक कब पैदा हुआ, कैसे हुआ? बस ये कुछ आप ये कह लें कि ग्रेजुएशन से पहले एफएससी के दरमियान की ये वारदात है कि एफएससी के अंदर कोई इस तरह का ज़हन बन गया था, कुछ दोस्तों के साथ राब्ता हुआ। मेरे बड़े भाई के कुछ दोस्त ऐसे थे कि जो इस लाइन में थे, कंपटीशन कर रहे थे, तो उनकी तरफ से मोटिवेशन थी। तो कुछ मेरे अपने सीनियर्स थे जो ये काम कर रहे थे कंपटीशन वाला। तो बस आप ये कह लें कि एफएससी के बाद एक मेरे ज़हन में आ गया था कि मैंने यही करना है। फिर ग्रेजुएशन के अंदर भी उसी तरह सब्जेक्ट्स वगैरह को रीअरेंज किया गया। इंग्लिश लिटरेचर्स में जो मास्टर्स भी है वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और फिर अल्लाह ताला ने 2000 के अंदर ये कामयाबी दी और मैंने पीसीएस एग्जेक्टिव उस वक्त होती थी जो अब पीएमएस बन गई है, तो वो एग्जाम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई वाज थर्ड इन पंजाब एट दैट टाइम। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज ग्रेट। और आपने अर्ली एज में ही माइंडसेट ऐसा बना लिया, गोल सेट कर लिया कि आपने करना है तो यही करना है। अब जिंदगी चल रही है, मसरूफियात भी चल रही हैं और हमेशा हम देखते हैं कि आप बहुत फ्रेंडली रहते हैं आवाम के साथ। आप जब भी पब्लिक प्लेसेस पर निकलते हैं, अवामी मकामात पर आप निकलते हैं, तो आम बंदे के साथ भी आपका जो बिहेवियर होता है, जो एक तरीका होता है बात करने का, दिस इज वेरी फ्रेंडली और ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करता है। बिकॉज होल्डिंग अ पोजीशन दैट इज सो ह्यूज और बहुत ऊंची एक पोजीशन जिसको लोग देखते हैं और कहते हैं कि हमने अगर पहुंचना है तो यहाँ पर पहुंचना, और फिर उस पोजीशन पर होकर भी इतना डाउन टू अर्थ होना बहुत अच्छी बात है। बतौर डिप्टी कमिश्नर
आपको क्या लगता है, अगर आप सोचें, एक नजर दौड़ाएं माजी पे, अब तक सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या फेस करना पड़ा? मैं अपने आप को ना जी अक्सर कहा करता हूं कि मैं बुनियादी तौर पे एक ब्लेस्ड आदमी हूं, तो मुझे कोई ऐसा सच कोई चैलेंज आया नहीं। आप ये कह लें कि थोड़ी सी खलश जरूर है कि मेरे वालिदैन जल्दी इस दुनिया से चले गए, लेकिन चैलेंज नहीं। मतलब अल्लाह ताला की जात मेरे लिए रास्ते खोलती गई है, तो मैं आज तक कोई ऐसा चैलेंज नहीं समझता कि मेरी जिंदगी में आया हो। अगर आया है तो वो अल्लाह ताला ने कोई ऐसे रास्ते निकाले हैं कि वो अबूर कर लिया गया है। तो एज ऑफ नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कंफर्टेबल। मतलब यू आर वेरी कंफर्टेबल, हर टाइप की सिचुएशन में, कोई भी कैसे भी हालात हों, आपको डील करना आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। घर वालों की कितनी सपोर्ट हासिल है आपको? अगर सच कहा जाए तो घर वालों की अगर सपोर्ट ना हो तो शायद ये जो मैं सरकारी जिम्मेदारियां वो अच्छे तरीके से ना अदा कर सकूं। मेरी फैमिली का बड़ा रोल है तो मेरी सपोर्ट में, क्योंकि मुझे कभी भी अनड्यू तंग नहीं किया गया मेरी फैमिली की तरफ से कि जी आपने 5 बजे आना है तो आप 5 बजे से लेट क्यों हो गए हैं। तो मैं इस मामले में अपना बड़ा लकी समझता हूं कि मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने इस मामले में मुझे अनड्यू तंग नहीं किया। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है कि फैमिली की कंप्लीट सपोर्ट हासिल है। तो आप कभी जब घर जाते हैं या छुट्टी आपको मिलती है या आप अपने लिए वक्त निकालते हैं, तो वो वक्त क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना माई टाइम, मी टाइम, तो वो मी टाइम आपके लिए क्या होता है? मैं कोशिश करता हूं कि जी पिछले कोई 8-10 साल से मेरी ये रूटीन है कि मैं बच्चों के साथ बाहर चला जाता हूँ अब्रॉड छुट्टियों पे, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। लेकिन अभी कोविड की वजह से वो 1-2 साल से उसमें आया हुआ है तातुल, और फिर पाकिस्तान में भी कोशिश करता हूँ। अदरवाइज कोशिश ये करता हूँ कि वीक डेज में जब मुझे मौका मिले, तो हमारे यहाँ जो बेस्ट आउटिंग है पाकिस्तान में या पंजाब में वो होटलिंग की है, होटलिंग, तो मैं वो जरूर कर लेता हूँ। मतलब इधर अभी मुझे कुछ 3.5 माह हो गए हैं, तो बच्चों का आना उनकी एजुकेशन की वजह से, कमिटमेंट्स की वजह से कम होता है, लेकिन जब भी आते हैं तो कोशिश करता हूँ कि उनके साथ थोड़ा सा टाइम बेहतर गुजार लिया जाए। तो बच्चों के साथ एक फ्रेंडली माहौल होगा ऑब्वियसली, तो उनके लिए आपकी स्ट्रिक्टनेस किस लेवल तक है? बच्चों के लिए स्ट्रिक्टनेस सिर्फ इस हद तक है कि वो अपनी स्टडीज को फोकस करें और अपना कोई गोल लाइफ में बनाएं कि उन्होंने एक्सेल करना है और अपनी स्टडीज को टाइम दें। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, सिर्फ उनको समझाने की हद तक है कि जितना मुझे टाइम मिलता है उनके साथ बैठने का, तो ज्यादा जिम्मेदारी तो ये मेरी बेटर हाफ मेरी वाइफ अदा करती हैं बच्चों के हवाले से, मेरा उसमें रोल कम है। लेकिन जितना भी मिलता है तो मेरी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, सिर्फ ये कि उनके साथ एक डिबेट, डिस्कशन कि बेटा आपने अगर जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करना तो उसके लिए मेहनत है, उसके बगैर सक्सेस नहीं है। तो बच्चों के लिए आपने क्या सोचा है? क्या उनको भी इस ट्रैक पर लाना है या उनमें से किसी का शौक है उस राह पर चलना जिस राह पर आप हैं? मैंने कोई उनको कन्फाइन नहीं किया कि उन्होंने यही करना है। अभी तो मेरा ये है कि वो अपनी स्टडीज कर ले, जिस तरह मेरी बड़ी बेटी है वो O लेवल में है माशाल्लाह, तो और छोटी बेटी 8th में है, बेटा अभी मेरा 1 में है। ओके माशाल्लाह। तो बेटा कभी कभी मुझे ये कहता है कि मैंने सिविल सर्विस में आना है। बेटियां अभी क्लियर नहीं है, वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल करेंगी तो फिर अभी देखेंगे, इट्स अर्ली। नो डाउट उनके लिए उनके घर में ही एक इंस्टीट्यूशन है और वो आप हैं। तो बचपन की बात हो रही थी, आपकी अर्ली एजुकेशन, अर्ली एज, तो यकीनन बचपन के दोस्तों से भी राब्ता होगा अभी तक आपका, या जो जहां तक था बस वहीं और फिर भूल बहुत ज्यादा है मेरा। आप ये कह लें कि कोई जिंदगी में जो चंद प्लस पॉइंट्स है ना, तो उसमें एक ये भी प्लस पॉइंट है कि मेरे जो क्लास फेलो हैं 7th के, 8th के, अर्ली एजुकेशन के, वो अभी तक मेरा उनके साथ बॉन्ड है और बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है। बहुत खूब। और मैं जब अपने होम टाउन भी जब मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं जाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बजाय कि मैं ये नहीं कहता मैं नए दोस्त नहीं बनाता, मैं नए दोस्त भी बनाता हूँ, लेकिन पुराने दोस्तों के साथ जो मेरे स्कूल के थे, अर्ली एजुकेशन के थे, जो मेरे मोहल्ले के थे, उनके साथ टाइम गुजारना उन्हीं गलियों में, उन्हीं जगहों पे, अपने होम टाउन में जाके, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप अल्लाह ताला ने आपको ये मुकाम दिया है,
अफसर बनाया है तो आप ऑफिसर अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे हैं। आप अपने होम टाउन में, अपने गली मोहल्ले में ऑफिसर नहीं हैं। सही, वहां बिल्कुल पे सही। आप सिंपली आमिर हैं। तो मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है मेरे दोस्तों के साथ। सर आपका मेरे से एक दफा गलती हो गई थी कि मैंने आमिर करीम खान बोल दिया था, तो ये आमिर करीम खान है या आमिर करीम खां? ये आमिर करीम खां है। मैं बेसिकली Okay. बाई कास्ट राजपूत हूँ, तो वो अंग्रेजी के अंदर क्योंकि इस तरह की प्रोविजन नहीं है तो वो जी। फिर KHAN लिखा जाता है, तो वो उर्दू में भी बाज वो भी खान ही पढ़ा जाता ऐसा है। है जी। ठीक सर, कितनी जबानें आप बोल सकते हैं? मैं पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश बोल लेता हूँ। सराइकी समझ लेता हूँ। सराइकी समझ लेते हैं समझ लेकिन लेता हूँ। फ्लुएंटली बोल नहीं, सकते। मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, अब तो आपकी जिंदगी के हवाले से बात हो रही है। बहुत ही स्पेशल से गेस्ट हमारे साथ सेगमेंट में, इस सेगमेंट में मौजूद हैं। बातें तो करेंगे, ऑब्वियसली हम करेंगे तरक्याती कामों पर, लेकिन ये देखना बहुत जरूर, हमें अफसर नजर आते हैं, जो हमारे सामने अफसर हैं वो घर में कैसे हैं, उनकी अपनी जाती जिंदगी कैसी है, पर्सनल लाइफ कैसी है। आपने अपने वालिदैन का जिक्र किया, तो आपको कोई ऐसी बात उनकी याद है, ऐसी नसीहत जिस बात ने, जिस जुमले ने आपकी जिंदगी पर आज तक बहुत इम्पैक्ट रखा है? जिस तरह मैं अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्टनेस नहीं करता, लिबर्टी है उनको, बेसिक पैरामीटर्स तो तय हैं कि उनके अंदर रहना है। हाँ, इसी boundaries तक तरह हैं। मेरे वालिदैन ने भी हमें स्ट्रिक्टनेस नहीं सिखाई थी, डिसिप्लिन जरूर होता था। तो बस यही था कि कोई गलत काम नहीं करना, जो वालिदा का मुझे याद है और वालिद साहब का भी, कि सीधा रास्ता इख्तियार करना है और बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों के साथ एहतराम करना है। ज्यादा फोकस था कि स्ट्रेट पाथ, जो बेसिक सोसाइटी की नॉर्म्स है ना जी, उनको वायलेट नहीं करना। मतलब मुझे आज भी याद है कि मेरी वालदा साहबा मतलब अक्सर कहा करती थी कि मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, खुरफा के बच्चे घर से बाहर नहीं रहते। तो ये छोटी छोटी नॉर्म्स थी बिल्कुल कि मतलब हमारी मॉरल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सोशल वैल्यूज क्या होनी चाहिए। तो सीधे रास्ते की बात ज्यादा की जाती थी दोनों की तरफ से। सही ट्रैक का तयन कर लेना चाहिए और जितना जल्दी कर लें उतना बेहतर है। जहां पर वालिदैन की बात है, बच्चों की बात है, फैमिली की बात है, वहीं पर टीचर्स की बात भी आती है, असातिज़ा, जो कि मैं समझती हूँ कि मेजर रोल अदा करते हैं आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग में, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में, आपको आगे लेकर जाने में। तो कोई ऐसे टीचर हैं जो थे, जो हैं, जिन्होंने आज तक आपकी जिंदगी को बहुत मुतासर किया? उनकी कोई बात, उनका कोई ऐसा एक्ट? हर दौर के टीचरों ने मतलब मेरी ग्रूमिंग में रोल प्ले किया। मेरी अर्ली एजुकेशन के जो टीचर्स थे, फिर स्कूल के टीचर्स थे, कॉलेज के टीचर्स थे, फिर यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे, सबने मतलब यहाँ पे किसी एक का नाम लूंगा तो बाकियों के साथ ज्यादती हो ज्यादती होगी। जाएगी। तो लेकिन सबका रोल है। मेरे तमाम इंस्टीट्यूशंस के जो टीचर्स हैं, मतलब मैं जिस तरह पहले भी आपको कहा कि अल्लाह की ब्लेसिंग है, वालिदैन की दुआएं हैं और टीचर्स की मेरे ऊपर मेहनत है। तो क्योंकि मैंने ये कभी भी नहीं समझा कि मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तालिब इल्म था, तो टीचरों ने मुझे पॉलिश किया। तो मैं तो अपनी मेहनत को भी आखिरी नंबर देता हूँ कि अगर मैं रैंकिंग करूँ तो अल्लाह की ब्लेसिंग, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और टीचर्स की मुझ पे मेहनत है और फिर मेरी अपनी जाती मेहनत है। बहुत तो इस तरह खूबसूरत। रेसिपी बनती है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। आपने बोला ना अफसर, हमारे सामने होता है कि बच्चों से, किसी से हम पूछें, मैं रोड शो करती रही तो मैं बच्चों से सवाल करती थी कि बेटा जी आपने बड़े होके क्या बनना है, तो कहते मैं अफसर बनूंगा। तो ये अफसर आपकी नज़र में क्या है, कौन है? मेरी नज़र में ऑफिसर वो है कि जिसके अंदर ये फीलिंग हो, जज्बा हो कि मैंने अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे, अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर आवाम के लिए कुछ करना है। आवाम के लिए, आम आदमी की जिंदगी में मैंने कोई तब्दीली लानी है, चाहे वो बिल्कुल माइनर लेवल पे हो, चाहे उसका स्केल बड़ा हो। तो मेरी नज़र में बुनियादी चीज़ ये है कि वो आवाम को कैसे देखता है और उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए क्या एफर्ट करता है। यानी और आवाम की खिदमत। ऑब्वियसली आवाम की खिदमत, और ऑब्वियसली
रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए हमने ये करनी होती है। बिल्कुल, रूल्स को फॉलो करना है, बाउंड्रीज सेट करनी है और इन्हीं बाउंड्रीज में रहते हुए आवाम की जितनी खिदमत की जाए वो उतना ही बेहतर है। आवाम की खिदमत को सबसे ज्यादा अगर हम प्रायोरिटी दें और टॉप प्रायोरिटी रखें तो यही बेहतर है। मुल्तान की हम बात करते हैं और मैं हमेशा देखती रहती हूँ कि मरकजी चौकों की ब्यूटिफिकेशन की बात हो, मुल्तान की सड़कों को कुशादा करने की बात हो, ब्यूटिफिकेशन पर बहुत फोकस किया गया है। तो बतौर डिप्टी कमिश्नर आपने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, नो डाउट अप्रिशिएट जितना किया जाए वो कम है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये भी तो देखना होता है ना कि उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिलाई इंतजामिया के लिए भी तो बहुत सारी चीजें चैलेंजिंग रही होंगी। तो कोई तो चीज ऐसी होगी जो आपको लगा होगा कि ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, इस पर टाइम भी लगेगा, इस पर मेहनत भी लगेगी, तो वो ऐसा एक एलिमेंट कहाँ पर आया? जी, मुल्तान में जब मेरी आज से कुछ 3.5 महीने पहले पोस्टिंग हुई है तो मेरे ज़हन में था कि किसी एक फील्ड को हमने फोकस नहीं करना, हमने काफ़ी सारे शोबों में काम करना है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी ये था कि आपको पोस्ट किया जा रहा है तो आपने कोई बेहतरी लानी है मुल्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का पंजाब का बहुत इम्पोर्टेंट सिटी है, बल्कि अगर मैं कहूं तो ये इस पूरे वसेब का एक किस्म का प्रोविंशियल कैपिटल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके लिए जरूरी था कि बड़े शहरों की तरह इसके अंदर भी कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए काम किया जाए। तो उसके भी फिर डिफरेंट सेगमेंट्स हमने बनाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ही एक इदारा है आईडैप के नाम से, जी। तो आईडैप को रिक्वेस्ट की, उन्होंने उस रिक्वेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से ऑनर किया। उन्होंने हमें कुछ डिज़ाइन बना के दिए जो कि मुल्तान के हवाले से बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट था। तो वो डिज़ाइन की फिर हमने मार्केटिंग की, क्योंकि मुल्तान के अंदर बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है, फिलैंथ्रोपिस्ट अच्छे हैं, बेशुमार लोग हैं जो अपने शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा ही है। लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं थी। तो वो फिर हमने उनके साथ वो आइडियाज़ शेयर किए। अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियली हमने कोई 5-6 डिज़ाइन बनवाए थे आईडैप से, और वो कंक्रीट के स्ट्रक्चर थे डिफरेंट चौक्स को मद्देनजर रखते हुए। तो उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 4 पे काम शुरू हो चुका है। एक तो बिल्कुल आपके ऑफिस के साथ एसपी चौक पे है, जी। और ये अगले कोई 10-12 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह बाकी जो 3 है वो हो जाएगा। जब ये काम शुरू हुआ तो फिर और लोग भी हमारे पास आए, वो अपने डिजाइन लेके आए। तो अब हमारा एक वो भी शुरू हो चुका है नादरन बाईपास पे, एक प्राइवेट सेक्टर वाले उस पे काम कर रहे हैं। अब कुछ और भी हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के लोग आ गए हैं जिनके साथ हमारी निगोशिएशन हो रही है, डिजाइन फाइनल हो रहे हैं। तो होपफुली अगले महीने 1.5 के अंदर आपको ये नजर आएगा मुल्तान के अंदर कि 6-7 जगहों पे चौक्स बन चुके होंगे। फिर हमने कुछ और इंटरवेंशन भी बड़ी छोटी छोटी की हैं। आपके इधर मुल्तान में गुलगश्त के अंदर एक ब्रांड रोड्स है जिसको अब मुल्तान के लोग एम आलम रोड कहते हैं। तो उसको भी हमने थोड़ा सा लाइट्स के अरेंजमेंट्स के साथ ब्यूटीफाई किया है। तो लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है, गवर्नमेंट का उसमें पैसा नहीं लगाया। तो इसी तरह और भी मंसूबे हमारे पाइपलाइन के अंदर हैं कि जिन पे हम काम करेंगे और इस शहर की बेहतरी के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए और रीडिजाइनिंग पर अभी काम चल रहा है। ठीक है, शहर की ब्यूटिफिकेशन, रीडिजाइनिंग और मुख्तलिफ जगह जो मेन जगह हैं वहां पर लाइट्स के इंतजामात हों या उनको खूबसूरत बनाने में या उनकी खूबसूरती को मजीद इन्हांस करने के लिए काम इंतजामिया आगे है। हम बात करेंगे मुख्तलिफ और प्रोजेक्ट्स पर भी, जैसे कि मेरे जहन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, दैट इज एहसास बाजार। इस पर हम बात करेंगे और इन डेप्थ हम इस पर बात करेंगे कि वो नेशन, वो कौम, वो लीडर ही बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है जो अवाम में डिफरेंशिएट कर पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है कि सब्जुगेटेड सेगमेंट कौन सा है, ऑप्रेस सेगमेंट कौन सा है, हमने किस तबके की तरफ तवज्जो देनी है ताकि हम एज अ नेशन तरक्की कर सकें। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रोही एट 10 में। ये सेगमेंट बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ बहुत ही खास से गेस्ट मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब। एक दफा फिर से वेलकम बैक, खुशामदीद। हम बात कर रहे थे शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से और यहाँ पर मेरे जहन में एक पॉइंट आ गया। ईदगाह ग्रीन बेल्ट में 23 दिसंबर से गुल दाऊदी की नुमाइश होने जा रही है और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, अगर आप आवाम तक
बता दें अवाम को, बता दें अवाम तक ये मैसेज कन्वे कर दें कि प्लीज उस नुमाइश का हिस्सा बने, ये अवाम के लिए ही है। क्या क्या एक्टिविटीज होंगे, क्या क्या इंतजामात चल रहे हैं? मेनली ये गुले दाऊदी की नुमाइश है जो जिक्रिया पार्क के अंदर ईदगाह के करीब लगाई जा रही है, और जिसका इफ्तिताह 23 तारीख को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब करेंगे। और ये अगले 5-6 दिन के लिए मुल्तान के लोगों को एक खुशगवार फीलिंग देगी। लोग आएंगे फैमिलीज के साथ और फूलों से लुत्फानंदोज होंगे। इसके साथ ही मैं ये ऐड कर दूं कि इस दफ़ा हम मार्च के अंदर प्लान कर रहे हैं कि या तो किले के अंदर हम करेंगे, ज़्यादा चांसेस है, शाह शम्स पार्क के अंदर भी एक हम को 3 रोज़ा फूलों की नुमाइश का एहतमाम करेंगे, और ताकि मुल्तान के लोगों को ये एक फूलों के हवाले से खुशगवार है। शाह शम्स पार्क का आपने जिक्र किया, अब तो जाना ही वहां पर इतना कम होता है उसकी हालत की वजह से, लेकिन आपने बहुत अच्छा ये प्लान कर लिया है कि मार्च में वहां पर ये नुमाइश की जाएगी। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी अपनी जगह, हमारा अपना पार्क है और हम ही उसके लिए काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एहसास बाजार की बात हो रही थी, एहसास बाजार की बात करें, हम दीवारे एहसास की बात करें, हम जनरल बस स्टैंड पर मौजूद पनाहगाह की बात करें, हम किस किस चीज की बात करें, मैं चाह रही हूँ कि आपने खुद उसका इफ्तिताह किया, एहसास बाजार का, दीवारे एहसास का, और गरीब और नादार तबके पर इतना फोकस, और अवाम, मैं खुद वहां पर मौजूद थी, मैंने देखा कि अवाम इतनी खुश थी, अवाम दुआएं दे रही थी। और खिदमत खल्क की सबसे बड़ा एक गोल होता है अवाम की खिदमत करना। आपने जैसे पहले भी पॉइंट रेज किया कि अफसर कुछ नहीं है, अवाम की खिदमत करना सबसे बड़ा पॉइंट है, और जो कि आप ये ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। तो कैसा रहा आपके लिए? जी, एहसास बाजार मुल्तान के अंदर ही शुरू किया गया है, और पहली बार इससे पहले मेरा ख्याल है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट पंजाब में या शायद पाकिस्तान में भी कभी शुरू नहीं किया गया, कभी भी नहीं देखा। तो बस ये ख्याल आया था कि सर्दियां आ रही हैं और मुआशरे के ऐसे तबके के जो कि सर्दियों की ज़रूरत के अशिया नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए कोई बंदोबस्त होना चाहिए गर्म कपड़ों का। तो वो अपनी टीम के लोगों से बात की, कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट से बात की जिन्होंने अपना नाम बताने से भी मना किया है। तो 4 दिसंबर को हमने इसका आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये जारी व सारी है। जब हमने शुरू किया था तो हमें लगता था कि हमारे पास ये 12 से 13 दिन का सर्दियों का सामान मौजूद है, और फिर ये कि अल्लाह ताला जब नेक मकसद हो तो रास्ते बना लेता है। तो जुमे को हमने ये शुरू किया था 4 दिसंबर को, और संडे वाले दिन एक फिलैंथ्रोपिस्ट ने हमें इसमें एक रीजनेबल अमाउंट दी कि आप इसको मजीद बढ़ाएं। तो अब हमारा टारगेट ये है, ओरिजिनली जिस तरह मैंने बताया हमने प्लान किया था कोई 2 हफ्ते के लिए टेम्परेरी बेसिस पे था, तो लेकिन अब हम इसको कोशिश करेंगे कि 30 दिसंबर तक इसको स्ट्रेच करके ले जाएं। तो साथ ही फिर हमने दीवारे एहसास को शुरू किया, और उसमें भी हमने अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, एनजीओज को इन्वॉल्व किया। दोनों में फ़र्क ये है कि जो एहसास बाजार है उसके अंदर लोग आते हैं, अपना आईडी कार्ड और इंटर करवाते हैं, नाम बताते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ बताते हैं कि उन्होंने क्या लेनी है, तो उनको एक टोकन मिल जाता है। हाँ जी। और उस टोकन को लेके वो मुकर्रर करदा स्टॉल पे जाते हैं और अपनी पसंद से, अपने साइज के मुताबिक चीज सेलेक्ट करते हैं और खरीद के बगैर पैसे अदा किए चले जाते हैं। तो दीवार एहसास के अंदर वो रजिस्ट्रेशन का जो अमल है नहीं होता, नहीं है कि दीवार पे चीजें लटकी हुई हैं और कोई भी आएगा अपनी जरूरत की चीज पसंद करके तो शॉपर में डाल के लेके चला जाएगा। बहुत बहुत खूबसूरत एक इनिशिएटिव आपके सामने रखा। मैं खुद वहां पर मौजूद थी, मैंने देखा कि माजूर बच्चे वहां पर मौजूद थे और अपनी पसंद से जो उनको पसंद आ रहा था वो लेकर जा रहे थे। अब हम बात कर रहे थे ब्यूटिफिकेशन की, हमने गरीब तबके की बात कर ली, अब हम जरा हेल्थ सेक्टर की जानिब आते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम, अभी मैं पढ़ रही थी कि इसको मजीद वसी कर दिया गया है, वैक्सीनेशन कैंप्स कायम कर दिए गए हैं और अवामी मकामात पर, मैरिजेस हॉल्स में, और अगर हम बस स्टैंड की बात करें वहां पर, रेस्टोरेंट्स में, तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और आवाम को जरूर इस बारे में पता चलना चाहिए। और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पिछले कुछ अरसा से हमारा मुल्क, पूरी दुनिया बल्कि इस वबा की लपेट में है, तो उसके लिए जो वाहिद इकदाम है, जो बचाव है, वो वैक्सीनेशन है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी इस सिलसिले में भरपूर इकदामात कर रही है, पहले भी किए हैं, अब भी कर रही है और आइंदा भी करेगी।
तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कुछ टारगेट्स दिए हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 1 दिसंबर से रेड के नाम से, रीच एवरी डोर के नाम से कैंपेन शुरू की है। तो उसमें मुल्तान का भी टारगेट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ नाउ हम उस टारगेट के मुताबिक कुछ 64% अपनी पॉपुलेशन को, जो मुल्तान की एलिजिबल पॉपुलेशन है, जो हमारा टारगेट है, उसको लगा चुके हैं वैक्सीनेशन। जो कि शायद पंजाब में अगर अब देखा जाए तो शायद टॉप 10 में मुल्तान का नंबर आता है। तो ये मेरी पूरी जो हेल्थ की टीम है उसका भी क्रेडिट है। तो उसके लिए फिर हम नए नए आइडियाज़ पे काम करते रहते हैं, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। जिस तरह आपने कहा कि हमने सैटरडे संडे को मैरिजेज हॉल ज़्यादा ऑक्यूपाई होते हैं, तो हम उनके बाहर टीम्स बिठा देते हैं, बस स्टैंड पे बिठा देते हैं। पिछले दिनों मैंने खुद भी 2-3 दिन पहले सरप्राइज रात को विजिट किया अचानक, और बसेस के अंदर जाके मुसाफिरों से पूछा, उनकी वैक्सीनेशन का मैसेज चेक किया, कार्ड चेक किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने लगवाई हुई थी। उसका पर्पस सिर्फ यही था, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ जाती है कि डिप्टी कमिश्नर रात को हमारी गाड़ी के अंदर आके हमसे पूछ सकता है। मैरिज हॉल के बाहर बिठा दिया है कि लोगों को एक अवेयरनेस देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है। अच्छा रिस्पांस मिला जी, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। लोग आपके चैनल की तवज्जो से गुजारिश है कि फर्स्ट डोज तो अब डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में काफी ज्यादा लग चुकी है। सेकंड डोज की तरफ अब हम जा रहे हैं। अभी हम दोनों डोज लगा रहे हैं। तो मेरी आपके चैनल के तवज्जो से लोगों से ये अपील होगी कि मैक्सिमम लोग इसमें हमारी जो एफर्ट्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की, उसका हिस्सा बने, और वॉलंटरी बेसिस पे जो हमारी मोबाइल टीम्स जाती हैं उनके साथ भी कोऑपरेट करें। और जो हमारे फिक्स सेंटर हैं, हमारे हर RIC के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है, हमारे हर टाउन हॉस्पिटल के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है, तो उधर से जाके भी वो लगवाएं। अब नो डाउट बहुत अच्छा एक और इनिशिएटिव। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की जानिब मैं आना चाहूंगी। क्रिसमस करीब है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो मैं जानना चाहूंगी कि जिला इंतजामिया क्या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंतजामात हैं जो मैटर भी करते हैं, वो सफाई हो या चर्चेस की डेकोरेशन हो, ब्यूटिफिकेशन हो, तो इस हवाले से क्या इंतजामात चल रहे हैं? बिकॉज हम माइनॉरिटीज को तो बिल्कुल भी पीछे नहीं रख सकते। जी बिल्कुल, मसीही भाई हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारा पार्ट एंड पार्सल है। और बतौर गवर्नमेंट हमारा ये फर्ज है कि उनकी खुशियों को जितना भी हम बेहतर बना सकते हैं तो वो करें। उसी सिलसिले में मुल्तान की इंतजामिया भी एक्टिव है, सरगर्म है। 2 मीटिंग्स मैं कर चुका हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस भी दी जा चुकी हैं। 2 बाजार हम लगा रहे हैं जो कि पहले भी लगते हैं, तो हम इसको दफा कोशिश करेंगे कि पहले से बेहतर लगें। मैंने इस सिलसिले में मैपको को भी रिक्वेस्ट की है कि 24 दिसंबर की रात को, 25 दिसंबर की रात को और फिर 31 को कि हमारे मसीही भाइयों ने अपनी इबादत करनी होती हैं, तो इस तरह लोड शेडिंग ना हो। इसी तरह वासा को स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं। इसी तरह सॉलिड वेस्ट को, PHA को हमने कहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के अंदर 42 चर्चेज हैं, तो उन इबादत गाहों के बाहर उस दिन हम अगर कोई फूलों के साथ डेकोरेट कर सकें, उन रास्तों को साफ कर सकें, वहां पे सीवरेज का इशू कोई ना हो। कारपोरेशन को ये डायरेक्शन दी है कि जो हमारे चर्चेज हैं जहां पे वो मेजॉरिटी लोकेलिटीज हैं, वहां पे को हम इंक्रोचमेंट चीजें आसानियां पैदा कर सकें। बिल्कुल आसानियां पैदा और 22 तारीख को मेरा प्लान है कि उनकी एक सेरेमनी होगी, तो उस तकरीब में जाके केक कटिंग में भी हम हिस्सा लेंगे ताकि प्रेजेंस एक्चुअल हो सके हमारी। और इन्हीं तमाम इनिशिएटिव्स के दरमियान एक और इनिशिएटिव अभी लिया गया कि वंस अ वीक मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी एक सेशन आप अरेंज कर रहे हैं, और अभी वो हुआ। तो क्या ये चलता रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा? जी, इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि अपने जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनको अक्सर मुश्किलात, अक्सर शिकायत रहती हैं कि हम बड़ी तगोदो करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, चीफ मिनिस्टर साहब से पैसे लेके आते हैं, उनके अगेंस्ट स्कीमें बनवाते हैं, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन उस तरह नहीं होती जिस तरह वो चाह रहे होते हैं, जिस तरह उन्होंने अपने हलके के लिए प्लान किया होता है। तो वो उसके तदारुक के लिए एक ये सिलसिला शुरू किया है हमने कि पार्लियामेंटेरियन अपनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से
जो प्रॉब्लम्स है वो मुझे आइडेंटिफाई करते हैं ओके और फिर मैं एक दिन उनके साथ प्लान करके तमाम जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स उनके साथ विजिट करता हूं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन को जाके देखा जाता है, चंद घंटे उनके साथ गुजारे जाते हैं, फिर डिपार्टमेंट को ऑन स्पॉट डायरेक्शंस दी जाती हैं कि आपके पास ये टाइमलाइंस हैं, इसमें चीज को रेक्टिफाई करें, फिर दोबारा उस डेट पे जाया जाता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप एक विजिट किया और उसके बाद फिर चीजें हवा में चली गई, तो उसकी दोबारा फॉलो अप विजिट किया जाता है और उसका इतना अच्छा रिस्पांस आता है कि जब हमारे जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज उनको ये पता होता है कि ये विजिट सिर्फ विजिट नहीं है, इसमें जो चीज वो टाइमलाइन मुझे बता रहे हैं कि ये 10 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर चीज मुकम्मल हो जाएगी या रेक्टिफाई हो जाएगी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका डिपार्टमेंट से इम्पैक्ट होता है। और दूसरा ये जो पार्लियामेंटेरियन का डिपार्टमेंट्स के साथ बॉन्ड है वो बेहतर हो जाता है, ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वो खत्म हो जाता है उससे। नो डाउट ये बहुत अच्छा एक सिलसिला शुरू हो गया है कि मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ एक सेशन अरेंज किया जाएगा वंस अ वीक और तमाम तरह जो मामलात हैं और जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बातचीत होगी और उस पर इम्प्लीमेंटेशन के को जरूर इंश्योर किया जाएगा। आगे चलते हैं, बात कर रहे थे हम आवाम की, आम आवाम की और अफसर की। एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे माइंड में, हमारा माइंडसेट ही ऐसा है कि अफसर जो होगा उसके पास वक्त नहीं होगा, वो आम बंदे की बात नहीं सुनेगा। तो क्या आपका जो ये सारा एक सफर है इसमें आपने बोला एक अफसर को डिफाइन भी कर दिया, आपने प्रॉपर एलेबोरेट भी कर दिया कि आप किस किस्म के हैं और आपका गोल क्या है, तो क्या आम बंदा आपके दरवाजे पर आ सकता है इजीली? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरा दिन है वो सरकारी मसरूफियात को 2-3 सेगमेंट्स में डिवाइड करने की कोशिश करता हूं। एक तो मैं जाहिर है मुझे मीटिंग्स करनी पड़ती हैं और सीनियर्स की मीटिंग्स में जाना, तो ये डेली की रूटीन। फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन में किसी एक आध जगह पे विजिट जरूर कर लूं, ऑन स्पॉट चीजों को जाके चेक कर लूं और फिर उसी में कुछ शेड मेरा है सरप्राइज एलिमेंट का भी कि रात को कोई हॉस्पिटल देख लिया, कोई बस टर्मिनल देख लिया, कोई हेल्थ फैसिलिटी देख ली जाके, तो सफाई के इंतजामात रात को चेक कर लिए, स्ट्रीट लाइट्स को देख लिया। और लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद ऑफिस भी बैठता हूं मैं, और जब ऑफिस बैठता हूं तो उसमें फिर ओपन डोर पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस भी है और मेरी अपनी कन्विक्शंस भी है कि वो पर्ची वाला सिस्टम नहीं है। मैं अगर दफ्तर बैठा हूं तो कोई बंदा भी आ सकता है। तो बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि मैं दफ्तर से निकल रहा हूं और मेरे दफ्तर के बाहर कुछ लोग बैठे हैं जो अंदर नहीं आ सके और मुझे अचानक किसी मीटिंग में जाना पड़ा, तो मैं फिर कोशिश करता हूं कि उन्हीं के साथ बैठ के उधर ही उनकी एप्लीकेशन देख लूं, डायरेक्शंस दे दूं, क्योंकि मेरे तो शायद 2 या 3 मिनट 4 मिनट लगेंगे गाड़ी में बैठने से पहले, रवाना होने से पहले, तो लेकिन उनका शायद जो 2-3 घंटे से किसी सफर करके आए हैं और अभी वो मेरे दफ्तर पहुंचे हैं कि मैं किसी मीटिंग के लिए रवाना हो रहा हूं, तो मेरा ख्याल है मेरी वो 2-3 मिनट की ताखीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका मसला हल होना ज्यादा जरूरी है। यानी इजी एक्सेस है? जी बिल्कुल है जी, आपके दरवाजे पर आया जा सकता है। ठीक है, मजीद कुछ इश्यूज भी हैं जिनका हम जिक्र करेंगे और उन मसाइल का हल कब निकलेगा जो आपके कंसर्न्स हैं, जो मेरे कंसर्न्स हैं। अभी हम चलेंगे छोटे से ब्रेक पर, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, तमाम तर जो जवाबात हैं वो सुनने हैं और हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रोही एट 10 में हमारे साथ मौजूद है बहुत ही स्पेशल से मेहमान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब, जिनसे बहुत सारी बातें हो रही हैं। तरक्याती मंसूबों के हवाले से बात हो रही है, शहर की मुख्तलिफ जगहों की, मेन जगहों की, मरकजी जगह अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, उसकी ब्यूटिफिकेशन के हवाले से बात हो रही है, रीडिजाइनिंग के हवाले से बात हो रही थी और कुछ इशूज के हवाले से भी बात होगी। लेकिन पहले एक पॉइंट मेरे जहन में अभी आया कि शहर के एंट्रिंग गेट्स, उनका वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अब क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि शहर के एंट्री गेट्स एक कादरपुर राह और दूसरा नागशाह पे मुकम्मल हो चुका है। तो मैंने बतौर डिप्टी कमिश्नर ये किया था कि अपनी पोस्टिंग के बाद एक इस एडीसी हेडक्वार्टर की सरबराही में कमेटी बनाई, क्योंकि वो गेट तो बन गए थे लेकिन उनकी सराउंडिंग्स में अभी भी उस तरह ब्यूटीफाई नहीं हो सका था, गंदगी के मसाइल थे, तो जिससे उस गेट की खूबसूरती को हम बढ़ा सकते थे।
तो उस कमेटी के अंदर PHA के भी रैप हैं, NHA का भी रैप है, सॉलिड वेस्ट का भी है, ओके, ओके। कारपोरेशन का भी है। वो हर फ्राइडे को विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद वो कोशिश ये करते हैं कि वो गेट से कुछ मीटर्स पहले और गेट अंदर आने के बाद भी जो आपका सेंट्रल मीडियन है उसके साथ अब आप देखेंगी कि आपको स्क्रैपिंग कर दी गई है। अब आपको सेंट्रल मीडियन के साथ जो कर्ब स्टोन है वहां पे मिट्टी नजर नहीं आती, साइडों पे मिट्टी नजर नहीं आती, सेंट्रल ग्रीन बेल्ट पे पौधे लगते हैं, उनको पानी दिया जाता है। जो कर्ब स्टोन है उनको येलो एंड ब्लैक पेंट किया जाता है। अभी MDA को हमने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ये गेट MDA ने बनाए थे दोनों, ओके, कि वो इसकी परमानेंट इल्यूमिनेशन का भी बंदोबस्त करे, क्योंकि दिन के टाइम को तो अच्छा लगता है ये, तो उसका प्रोसेस भी हो रहा है। उम्मीद है कि 2 से 3 हफ्ते में ये गेट परमानेंट इल्यूमिनेट भी हो जाएंगे, तो रात को भी लोगों को अच्छा लगेगा। 2 से 3 हफ्तों में जी इंशाल्लाह। ठीक है। और अगर हम जहां पर हेल्थ की बात कर रहे थे, वहीं पर एक मेगा प्रोजेक्ट को हम कैसे भूल सकते हैं, निश्तर 2। सर, इसकी अस्पताल की तर्ज तामीर के हवाले से बताइएगा और मशीनरी के हवाले से तो जरूर बताइएगा। जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। चीफ मिनिस्टर पंजाब का इसमें बड़ा रोल है कि उन्होंने इसको शुरू करवाया। ये तकरीबन कोई 9 बिलियन का प्रोजेक्ट है और आप इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इंटरेस्ट देखें कि उस 9 बिलियन में से 5 बिलियन फंड्स ट्रांसफर भी हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका और उसमें 5 बिलियन में से अराउंड 3 बिलियन लग भी चुका है। और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अगर इसी पेस पे काम चलता रहा, कल भी मैंने इसका विजिट किया था, और ये अक्टूबर एंड या नवंबर 22 के अंदर ये 500 बेडेड हॉस्पिटल इस पूरे खित्ते, बल्कि सिंध और बलूचिस्तान के जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी दे। बेशक बड़ा रिलीफ है, बेशक बहुत बड़ा रिलीफ है ये, और 500 बेड। जी, बहुत खूब। थोड़े से हम अगर मसाइल की बात कर लें और आपका जो मौक़िफ़ है वो जानने की कोशिश करेंगे। कचहरी का अगर हम जिक्र करें, हर वक्त ट्रैफिक का इशू, गैर कानूनी पार्किंग, तो इसके हवाले से क्या किया जाना चाहिए और क्या हो रहा है? बिकॉज अगर आप सुबह की बात करें, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक तो आपको वो जैम ही मिलेगा, ब्लॉक मिलेगा। आइडियली तो ये है, आपके इल्म में है कि इस कचहरी की कुछ अरसा पहले शिफ्टिंग की बात हुई, मत्तीताल रोड के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स भी बना, लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना पे वो शिफ्टिंग नहीं हो सकी। अब इसी जगह पे एक टावर बन रहा है और उसके बनने से उम्मीद है मसाइल कम हो जाएंगे, लेकिन जब तक ये इशू मौजूद है हमें इसके हल के लिए कोशिश करनी चाहिए। और मेरी वकला साहबान से भी इस पे बात हुई है और CTO से भी बात हुई है कि हम एग्जिस्टिंग प्लेस को बेटर यूटिलाइज करके इसकी कोई लाइनिंग इस तरह कर दें कि अब ये होता है कि वहाँ पे कुछ 4-4 लेन्स गाड़ियों की पार्क हो जाती है, जिससे शहरियों को, स्टूडेंट्स को, मजदूरों को, पेशेंट्स को गुजरने में बहुत मसाइल का सामना होता है। बाज़ दफा तो जब मैं भी वहाँ से गुजरती थी और गुजरती हूँ तो मेरी बस मिस हो जाया करती थी, तो वो एक बड़ा मसला था। तो ये बिल्कुल एक इशू है और हमारी डिस्कशन इस पे चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम इसका एक टेम्परेरी सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। आइडियल सोल्यूशन तो यही है कि जब या तो ये कचहरी इधर से शिफ्ट हो जाए, या फिर डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर इधर से शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि जब तक ये दफातर, क्योंकि वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है, सेशन जज साहब का ऑफिस है, कमिश्नर साहब का ऑफिस है, हमारी कोर्ट्स हैं, तो जब तक ये चारों चीजें मौजूद हैं तब तक तो मसाइल रहेंगे वहाँ पे। तो अब हमने हल इन्हीं मसाइल के दरमियान में, एग्जिस्टिंग प्लेस के दरमियान करना है और इंशाल्लाह हम उसमें को बेहतरी लाने में कामयाब, यानी वर्किंग चल रही है। ठीक है, जहां हम मसाइल की बात करें वहां पर एक बहुत ही अहम मसला साफ पानी का है। मुल्तान में वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स खराब हैं, तो इस हवाले से कोई काम हो रहा है और कितना एक्टिवली काम हो रहा है? जी, इस पे बड़ा एक्टिवली काम हुआ है। इसमें मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ अपने जो कमिश्नर मुल्तान है डॉक्टर इरशाद साहब को, कि हम दोनों ने एक ही दिन ज्वाइन किया था मुल्तान को। उन्होंने एज ए कमिश्नर, मैंने एज ए डिप्टी कमिश्नर। तो लेकिन उन्होंने इस मामले को लीड फ्रॉम दी फ्रंट वाला मामला किया। तो इनिशियली हमें ये कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने बताया कि मुल्तान शहर में 68 जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो खराब हैं और उनकी रिपेयर के लिए कोई 16 करोड़ के फंड्स दरकार हैं। 16 करोड़। लेकिन कमिश्नर साहब ने अपनी टीम्स लगाई, कुछ मेरे बंदों को उन्होंने टारगेट दिया, तो एक एक फिल्ट्रेशन प्लांट्स को चेक किया गया। तो अब जो सूरत हाल सामने आई है वो है 29 फिल्ट्रेशन प्लांट्स
Okay. जो मुल्तान शहर में खराब हैं, बंद पड़े हैं। फिर हमने डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर के लोगों से जो ये काम करते हैं, इस काम को समझते हैं, उनसे उनकी असेसमेंट भी करवा ली है। अब इस वक्त हमारे पास एक बुकलेट बन गया है, जिसके अंदर उन तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट की डिटेल है कि ये कौन सा फिल्ट्रेशन प्लांट से किस यूनियन काउंसिल में वाक़या है, इसको रिहेबिलिटेट करने की कॉस्ट क्या आएगी, इसको फिर पर मंथ चलाने की कॉस्ट क्या आएगी, और इससे कितनी पॉपुलेशन बेनिफिटेड होगी। तो अब कमिश्नर साहब ने मुझे टास्क किया है कि मैं उन 29 फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जो मुल्तान की बिजनेस कम्युनिटी है, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उनके साथ अब हम इसको टेकअप कर रहे हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर हम ये फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ इंगेज होकर इन तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट का बंदोबस्त करेंगे और इनको चलाने का इंतजाम कर लेंगे, जिससे मुल्तान के हजारों नहीं लाखों शहरी मुस्तफीज होंगे। बहुत खूब। यानी एक और काम है, एक और मसला है जिसके सोल्यूशन की जानिब बढ़ा जा रहा है और बेहतरी लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जहां पर इश्यूज की बात हो रही है वहां पर एक और इशू हमारे सामने आता है तजावुजात का। तो इस हवाले से क्या किया जाए? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंतजामिया क्या कर रही है? जी, इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट आपने सवाल किया है, और आपके चैनल की तवज्जो से मैं ताजरों से ये अपील करना चाहता हूँ। मेरी उनसे मीटिंग्स भी हुई हैं, ट्रेडर्स कम्युनिटी डिप्टी कमिश्नर से मिलने आती है, मुख्तलिफ औकात में अपने मसाइल लेके हम उनके हल की भी कोशिश करते हैं। तो मेरी इस मामले में गुजारिश ये है कि जब तक ताजर और तंजीमें इंतजामिया के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी नहीं होंगी, तो हो सकता है कि आज हम किसी बाजार में तजावुजात को खत्म कर दें, लेकिन चंद दिन के बाद वो फिर हो जाएगा। और आपने मुल्तान में बल्कि पूरे पंजाब के अंदर ये देखा होगा। तो मेरी उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें हमने पार्लियामेंटेरियन को भी ऑन बोर्ड लिया है, क्योंकि जब हम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो जिनके खिलाफ ऑपरेशन होता है, जो नाजायज काबजीन होते हैं, वो हमारे पार्लियामेंटेरियन के पास भी जाते हैं। तो उनको भी वो जाके तंग करते हैं, तो उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया है। उम्मीद है कि जल्द ही आप एक आगाज देखेंगे मुल्तान के अंदर, क्योंकि हमने इसमें अपनी वर्किंग कर ली है, होमवर्क कर लिया है। अब हम 1 बाय 1 शुरू करेंगे, और इसको मुकम्मल करेंगे। सर, बस आखिरी लास्ट मिनट है हमारे पास, क्या कहना चाहेंगे अपने अब तक के सफर के हवाले से? जी, बहुत अच्छा, 3.5 माह तकरीबन हो गए हैं, तो बहुत खुशगवार सफर है, करने को बहुत कुछ है। और बाज़ औक़ात तो लगता है कि दिन जो है वो 24 घंटों की बजाय कोई 72 आवर्स का हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा काम किए जा सके। लेकिन जो ह्यूमन कैपेसिटी है तो उसके अंदर रह के इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर से बेहतर की कोशिश की जा रही है और बेहतर से बेहतरीन किया भी जाएगा। आपने बस इंतजामिया का साथ देना है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मसरूफ रूटीन से हमें टाइम दिया और बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी भी हमें दे दिया। माइंड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब इजाजत दें क्योंकि प्रोग्राम का इख्तिताम हो चुका है। महाजिबीन आबिद को इजाजत दें, लेकिन आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, एहतियात भी करनी है। अल्लाह हाफिज।